Hi guys, you are watching your favorite YouTube channel NK Gupta Smart Education, and this is me, your host and host NK Gupta. And today we are going to discuss about chapter first of class 12th RBSc reproduction angiospermic plants, and same chapter is here in class 12th CBSC chapter second sexual reproduction in flowering plants or phanerogames. तो हमारा जो टॉपिक छूट गया था, हाँ जी, वो चल रहा था फ्लावर। तो हम उसी पे आते हैं। जैसे मैंने एंथोलॉजी क्या है, एंथोलॉजी टर्म से आपको अवगत करवा दिया या परिचित करवा दिया। स्टडी ऑफ फ्लावर एंथोलॉजी कहलाती है। ये कोई पूछे व्हाट इज फ्लोरिकल्चर, तो मैं उसका जवाब दे चुका था। हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ऑन लार्ज स्केल। तो हाँ जी, अब फ्लावर की डेफिनेशन अब आप सब जानते हैं। कोई पूछे व्हाट इज फ्लावर, तो अकॉर्डिंग टू गौते ने जो है 1790 में एक स्टेटमेंट दिया है। अकॉर्डिंग टू गौते, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट सिस्टम। अब आप इस चीज से परिचित हैं कि कैसे शूट, दैट मीन स्टेम एंड लीव्स मॉडिफाइड होकर फ्लोरल वर्ल बनाती हैं, फ्लोरल पार्ट्स बनाती हैं फॉर, हाँ जी, जिसमें टू मेन कैटेगरीज के अंदर उनको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी है सहायक चक्र कह दें या एसेसरी वर्ल्स कह दें, जिन्हें सब्सिडरी वर्ल्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें नॉन एसेंशियल वर्ल्स कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं आते। बट ज्यादा अच्छा रहेगा, हाँ, इन्हें हम अनावश्यक चक्र ना कह के ज्यादा अच्छा रहेगा कि सहायक चक्र कहें, क्योंकि ये हेल्प करते हैं। हाँ जी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, पॉलिनेशन मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं, जैसे कैलिक्स है, कोरोला है। तो बाकी आप दोनों से परिचित हैं, जिन्हें रिप्रोडक्टिव वर्ल या एसेंशियल वर्ल कहा जाता है, जिनमें एंड्रोएशियम, काइनोएशियम। तो मैं सीधे जो है अब फ्लावर के स्ट्रक्चर पे आता हूं। जैसे कि आपको सीन हो रहा है, फ्लावर की डेफिनेशन आपको दिखाई दे रही है। मैं जैसे इससे परिचित करवा चुका था। कोई पूछे व्हाट इज फ्लावर, तो जवाब आपके पास में है। जितने भी पुष्पी पादप, हाँ जी, पैनरोगेमस प्लांट, जिनमें हम स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, जिनमें आवृत बीज में कहूं, उनका जिक्र यहाँ कर रहे हैं। तो लिखा हुआ है इन पैनरोगेमस स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स एन अट्रैक्टिव और कॉन्स्पिक्यूअस सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइट, हाँ जी, वही है फ्लावर, एन अट्रैक्टिव और कॉन्स्पिक्यूअस एंड इंटरेस्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइट इज प्रोड्यूस्ड आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ प्लांट वेयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जैसे मैं कुछ इस तरह से कहूं, पुष्पी पादपों में विशेषतः आवृतबीजी पादपों में एक आकर्षक व कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब भी सेम है, दिलचस्प या इंटरेस्टिंग से मतलब है, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइट से मतलब लैंगिक जनन स्थल उत्पन्न होता है, और वो पादप के परिपक्वन के पश्चात उत्पन्न होता है, जहां लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया है। बहुत एक इजी सी डेफिनेशन थी। पुष्पी पादपों में पादप के परिपक्वन के पश्चात पादप का ऐसा अभिलाक्षणिक, आकर्षक व दिलचस्प गुण उत्पन्न होता है जहां लैंगिक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। हाँ जी, एक लैंगिक जनन स्थल, एक अभिलाक्षणिक, एक आकर्षक, एक दिलचस्प गुण उत्पन्न हुआ, जिसे कहा जाएगा फ्लावर। तो आगे हम बात करें तो फ्लावर जो है, उसके जो फोर फ्लोरल वर्ल हैं, वो फ्लोरल एक्सिस, जिसे पुष्पीय अक्ष कहते हैं, उस पर लगे हुए होते हैं। अब मेन चीज है, ये पुष्पीय अक्ष, फ्लोरल एक्सिस, पेडिंकल जिसको हम कह रहे हैं, वो है कहाँ और उसके कितने पार्ट हैं। तो फ्लोरल एक्सिस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, पेडिसिल एंड थैलेमस। पेडिसिल को पुष्प वृंत भी कहा जाता है, और जो थैलेमस है उसे पुष्पासन भी कहा जाता है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है पेडिसिल, वो, हाँ जी, वो स्टॉक जो डंडी हम बनाते हैं ट्विग उसकी, फ्लावर की, उसको कहा जाता है पेडिसिल।
और जो उसका अपर जो पोर्शन है, हाँ जी, टॉप वाला या एपेक्स वाला, उसे कहा जाता है थैलेमस या रिसेप्टिकल। तो यहां तक मैं क्लियर कर चुका था। अब जो स्टॉक था उसके बेस पर, हाँ जी, जो पेडिसल था उसके बेस पर मैंने फ्लावर को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया, पेडिसिलेट, सबससाइल एंड ससाइल। हाँ जी, अब जैसे कि थैलेमस जो है वो अगर रिड्ज है या लिखा हुआ है जैसे रिड्ज, डिस्क लाइक, फ्लैट एंड हैविंग डिप्रेशन लाइक कप, कप का जैसा डिप्रेशन हो सकता है उसके अंदर। तो अगर ऐसी चीजें उसके अंदर देखने को मिल रही है, रिड्ज देखने को मिल रही है, तो उसे हाइपोगाइनस फ्लावर कहा जाता है, जिसे हम अधोजायांगी या जायांगधर भी कह सकते हैं। इसके बाद डिस्क लाइक जो फ्लैट स्ट्रक्चर है अगर थैलेमस, तो हम वहां वर्ड यूज लेते हैं पेरिगाइनस, जिसे परिजायांगी भी कहा जाता है। और अगर जो है कप जैसा डिप्रेशन देखने को मिलेगा तो उसे हम अधिजायांगी या एपिगाइनस भी कहते हैं। अब इन्हीं के बेस पर ओवेरी जो है अलग अलग तरह की हो सकती है। जैसे अगर हाइपोगाइनस फ्लावर देखें तो हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर आपको देखने को मिलेगी ओवेरी सुपीरियर, जिसे ऊर्ध्ववर्ती जो है अंडाशय कहा जाएगा। अगर डिस्क जैसा पतला जो है फ्लैट है, चपटा है थैलेमस या पुष्पासन, तो अगर मैं कहूं पेरिगाइनस है फ्लावर, तो वहां आपको सब सुपीरियर या सब इंफीरियर, या तो मैं कुछ इस तरह से कहूं अर्ध ऊर्ध्ववर्ती या अर्ध अधोवर्ती ओवेरी अंडाशय देखने को मिलता है। अगर मैं कहूं कि हैविंग डिप्रेशन लाइक कप, कप जैसा अगर डिप्रेशन या गड्ढा है वहां, तो हाँ जी, अगर एपिगाइनस है फ्लावर तो वहां आपको जो ओवेरी देखने को मिलेगी वो नीचे चली जाती है, तो इंफीरियर ओवेरी आपको देखने को मिलेगी। इंफीरियर, हाँ जी, हम अधोवर्ती कह दे ज्यादा उचित रहेगा, एक ही बात है। आगे जैसे मैं इन चीजों के बारे में क्लियर कर चुका था कि फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, एसेसरी वॉल्स और जिसको हमने बोला नॉन एसेंशियल वॉल, और सेकंड जो पार्ट था वो था रिप्रोडक्टिव वॉल, एंड इसी को हम कह देते हैं एसेंशियल वॉल। अब एसेसरी वॉल्स के अंदर जो है फिर से 2 पार्ट्स हैं, जिसके अंदर जो है आपका कैलिक्स एंड कोरोला। कैलिक्स को बाह्य दलपुंज कहा जाता है और कोरोला को दलपुंज कहा जाता है। इसके अलावा अगर मैं जनन चक्र की बात करूं या रिप्रोडक्टिव वॉल्स की बात करूं, जिनमें एंड्रोएशियम और गायनोएशियम आता है। एंड्रोएशियम पुमंग है और गायनोएशियम जायांग है। तो आप एक बार फ्लावर के स्ट्रक्चर देख ले सभी, और जैसे कि इसमें मुझे लगता है थोड़ा छोटा है ये, तो इसमें क्लियर आपको नहीं हो रहा था, कोई नहीं, हो जाएगा, टेंशन मत ले। तो जैसे कि मैं सभी चीजों से आपको डायग्राम में कल बना चुका था, एक अच्छा सा ये डायग्राम जो कल बनाया हुआ था वो ये डायग्राम है, अब आपको शायद अच्छे से दिखाई दे रहा है। कल हम ये डायग्राम बना चुके थे और अब इसमें मुझे लगता है आपको इजीली दिखाई दे जाएगा सब चीज, और काफी बड़ा है ये वाला स्ट्रक्चर। तो यहां मैं बात करूं तो ये बॉटम वाला पोर्शन है जो मैंने कहा स्टॉक जैसा है या ट्विग जैसा है, उसे कहा जा रहा है, हाँ जी, जो डंडी है इसे पुष्प वृंत कहा जाता है, पेडिसल। अब पेडिसल के ऊपर वाला जो ये फूला हुआ या रिड्ज जैसा पोर्शन है, जैसे मैंने कहा रिड्ज हो सकता है, फ्लैट हो सकता है डिस्क के जैसा, या कप जैसा इसके अंदर डिप्रेशन हो सकता है, तो अलग अलग तरह से हो सकता है। इसे थैलेमस या रिसेप्टेकल कहा जाएगा। इसी के ऊपर जो है इस थैलेमस के ऊपर ही ये 4 फ्लोरल वॉल लगे हुए हैं, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोएशियम, गायनोएशियम। तो अभी इनसे हम परिचित करवाएंगे। पहले मैं वापस आता हूं अपने, ये है पेडिसल पुष्पवृंत, और ये थैलेमस और रिसेप्टेकल, हाँ जी, जिसे पुष्पासन कहा जाता है। इन दोनों को कंबाइनली कहा जाता है फ्लोरल एक्सिस, पुष्पीय अक्ष। तो ये था पुष्पीय अक्ष, इसके ऊपर ये फूल मौजूद है, पुष्प मौजूद है। फ्लोरल एक्सिस को पेडेंकल भी कहा जाता है। पेडेंकल जनरली हम इनफ्लोरेसेंस के स्टॉक को भी बोल देते हैं। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। इसके बाद जैसे मैंने कहा जो एसेसरी वाले उसके अंदर पहले आता है कैलिक्स एंड देन कोरोला।
कैलिक्स की जो सिंगल यूनिट है, जैसे पूरा A1 2 इस तरह से आपको 2 दिखाई हुई है, 1 जो है बैक में है, और कुछ जो हमने जब इसका LS काटा, फ्लावर को हमने काटा है यहाँ LS, तो आगे के जो सेपल्स हैं वो इसमें से हट चुके हैं। तो ये आपको सेपल्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें एक एक सिंगल यूनिट को कहा जाता है सेपल या बाह्यदल, और पूरा का पूरा इनका जो वॉल है, चक्र है, उसे कहा जाता है बाह्यदल पुंज, कैलिक्स। तो फर्स्ट वॉल हो गया कैलिक्स, एंड देन जो सेकंड वॉल है वो है कोरोला। कोरोला की अगर हम बात करें तो कोरोला में भी अलग अलग जो है आपको यूनिट्स दिखाई देंगी। इन सिंगल यूनिट्स को अगर मैं बात करूं तो इन सिंगल यूनिट को पेटल कहा जाता है, पेटल दल, और जो पूरा वॉल है, पूरा चक्र है, उस पूरे चक्र को कहा जाता है दलपुंज या कोरोला। एक्सेसरी वॉल हमारे कंप्लीट, ये ओनली प्रोटेक्शन में, या मैं कहूं कि जैसे कोरोला है तो फिर जो है पॉलिनेशन मैकेनिज्म के अंदर बहुत हेल्प करता है, जो है बर्ड को और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने में। यहाँ एक मैंने छोटी छोटी ग्लैंड्स बनाई हुई है, अगर आप देखेंगे एंथर जो है उसके जस्ट फिलामेंट के जस्ट पास आपको कुछ इस तरह की ग्लैंड दिखाई देंगी। इनको नेक्टरीज कहा जाता है या नेक्टर ग्लैंड। नेक्टर ग्लैंड हिंदी में कहूं मकरंद ग्रंथि। तो मकरंद ग्रंथि सभी पुष्पों में देखने को नहीं मिलती, ये केवल उन्हीं पुष्पों में देखने को मिलेगी जहां पक्षी परागण और कीट परागण जैसी प्रक्रियाएं देखने को मिलती है। पक्षी परागण से मतलब ऑर्निथोफिली या बर्ड पॉलिनेशन से, और अगर मैं कहूं कीट परागण तो कीट परागण से मतलब यहाँ इंसेक्ट पॉलिनेशन, और ज्यादा उचित रहेगा कहूं एंटोमोफिली। तो आप ये वर्ड याद कर लें, ऑर्निथोफिली बर्ड पॉलिनेशन था, एंटोमोफिली हाँ जी समझ में आई गया, इंसेक्ट पॉलिनेशन था। तो ये मुझे लगता है यहाँ तक एक्सेसरी वॉल, नेक्टरीज और फ्लोरल एक्सेस आपको समझ आ गए हैं। अब मैं बात करूं एंड्रोशियम वाले पोर्शन की। हाँ जी, पूरा इनका जो वॉल है, स्टेमन कहते हैं इनको, सिंगल स्टेमन है। इस स्टेमन को पुंकेसर भी कहा जाता है, और इसका जो वॉल है, चक्र है, उस साइकिल को, हाँ जी जो सर्किल बना हुआ है उसका स्टेमन का, उसे हम एंड्रोएशियम या पुमंग भी कह देते। तो बहुत इजी था। इसका मतलब मैं कुछ इस तरह से कहूं, एंड्रोएशियम जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जो मैंने पहले ही बता दिया, स्टेमन जिम्नोस्पर्म की मेगास्पोरोफिल, जिसे हम लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं, सॉरी लघु बीजाणु पर्ण, उसके जैसा, उससे रिजेंबल रखने वाला, उसके जैसा ही एक ऑर्गन है, जिसके अंदर जिस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल में, हाँ जी जिस तरह से लघु बीजाणु पर्ण में आपको ये लघु बीजाणु धानियां देखने को मिलेंगी, ऐसे ही आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है फॉर माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानियां। और इनके अंदर आपको पता है लघु बीजाणु जो है माइक्रोस्पोर बनने, जो बाद में डेवलप होकर 2 सेल स्टेज या 3 सेल स्टेज बना लेते हैं, जिन्हें कहा जाता है पोलन ग्रेन। हाँ जी, ये अब पोलन ग्रेन है, परागकण कहते हैं इनको। अब ये पोलिनेट होंगे और जो है स्टिग्मा तक पहुंचेंगे, तो ये एक पोलन ग्रेन या एक परागकण को यहाँ दिखाया हुआ है। तो अब अगर मैं स्टेमन के पोर्शन के बारे में बात करूं तो ये खुद 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है, जिसमें इसे कहा जाता है फिलामेंट। फर्स्ट पोर्शन जो इसका स्टॉक दिखाई दे रहा है आपको, लॉन्ग हो सकता है, ये भी अब ये भी रिड्यूस हो सकता है हाईली, तो इस स्टॉक को कहा जाता है फिलामेंट या पुतंतु। इसके बाद में हम बात करें जहां ये 2 लोब्स या 2 पालियां जो है वो मर्ज हो रही है बीच में, इस तरह से मैं बात करूं, यहाँ भी ये एक लोब ये है, एक लोब ये है, 2 पालियां जो बीच में मर्ज हो रही है, जिससे उस कनेक्टिव रिंग, हाँ जी उसे कनेक्टिव रिंग कहा जाता है, संयोजी। संयोजी जो है हम यहाँ कनेक्टिव रिंग बोल दें, योजी बोल दें, संयोजी वलय बोल दें। तो मुझे लगता है ये समझ आ गया है। और ऊपर के जो मैं ये पार्ट हैं, जो फुल्फी या अगर मैं कहूँ स्वलन पार्ट, जहाँ ये पोलन ग्रेन बन रहे हैं, उनको मैं पहले ही बता चुका हूँ, इन्हें एंथर लोब कहा जाता है, पराग कोश कह देते हैं हिंदी में। तो 3 पार्ट हो गए इसके, और जो कनेक्टिव था वो जनरली इन 2 लोब्स को तो कनेक्ट करता ही करता है, साथ में एंथर लोब को फिलामेंट से भी कनेक्ट करने का काम करता है। जैसे यहाँ भी दिखाया हुआ है, ये फिलामेंट इन एंथर लोब से कनेक्ट है। इस कनेक्टिव की बदौलत
तो 3 पार्ट हो गए एक सिंगल स्टेमन के, जिसमें फिलामेंट, हाँ जी, फिलामेंट को पुतंतु भी कहा जाता है। सेकंड जो था वो आपका कनेक्टिव, कनेक्टिव को संयोजी भी कहा जाता है या योजी भी कहा जाता है, जोड़ने वाला। और ये था आपका जो मेन स्ट्रक्चर है इसका, स्टेमन का मेन पार्ट वो यही है, एंथर लोब कहा जाता है, या एंथर कह दे परागकोश। और लोब का मतलब पाली है, और ये पाली, एक पाली ये हो गई, एक लोब ये हो गया एंथर का, एक लोब ये हो गया एंथर का। तो ये थे एंथर लोब्स। यहाँ 2 एंथर लोब जनरली आपको एक स्टेमन के अंदर दिखाई देंगे, बट सिंगल भी हो सकता है। जहां 2 लोब दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ 1 और 2, तो यहाँ डाइथिकस कंडीशन कहते हैं इसे। तो कोई पूछे कि किस तरह के स्टेमन है, हाँ जी, जहां 2 एंथर लोब दिखाई देते हैं उन्हें डाइथिकस, या मैं कहूँ द्विपाली युक्त परागकोश कहा जाता है। बट आपको एक स्पेशल टर्म मैंने बोला वो लर्न करना है यहाँ, वो है डाइथिकस। अगर ओनली यहाँ सिंगल ही लोब मिलता, एक ही लोब मिलता, एक नहीं मिलता, तो उस दौरान इसको हम नाम देते, हाँ जी, मोनोथिकस कह देते हैं, जहां केवल एक ही लोब देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गए डाइथिकस, मोनोथिकस कंडीशन। अभी और आगे आएंगे, इनके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। आपका जो क्लास 12th आरबीएससी है उनका चैप्टर आने वाला है सेकंड, वहां मेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। और जो सीबीएसई वाले हैं उनका भी कंटिन्यू चैप्टर चलेगा और काफी लंबा है सेकंड चैप्टर, तो आप बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। तो एक स्टेमन के बारे में मैंने बता दिया, एक स्टेमन एक सिंगल यूनिट थी, और इन स्टेमन का जो वॉल है, पूरा चक्र था, वो एंडोएशियम या पुमंग कहलाएगा। अगर अब मैं बात करूं इस पोर्शन के बारे में, सबसे मेन पोर्शन जो है फ्लावर का वो है गायनोएशियम। यहाँ गायनोएशियम जो है एक केवल सिंगल पिस्टिल के रूप में है, क्योंकि यहाँ जितनी भी पिस्टिल हैं वो एक दूसरे से मर्ज हैं या एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, मैं कहूँ संयुक्त हैं। तो ये जो अब यहाँ गायनोशियम एक ही रह गया है, तो पिस्टिल के रूप में ही देखा जा रहा है इसे, पिस्टिल जिसे हम स्त्री केसर कह देते हैं। तो कोई पूछे अब गायनोशियम यानी कि जायांग क्या है, तो बहुत सारे जो स्त्री केसर हैं उनका वल या उनका चक्र कहलाता है गायनोशियम या जायांग। अब यहाँ मैंने कहा कि जो पिस्टिल हैं बहुत सारे वो एक ही हो गए हैं, तो यहाँ अब यही जायांग है और यही स्त्री केसर है। अब स्त्री केसर या कहूँ जो पिस्टिल या कार्पल है, हाँ जी, इसको कार्पल भी कहते हैं। अब इस अंडर, इस कार्पल के अब 3 पार्ट है, जिसमें इस ऊपर वाले जो टॉप वाला जो पोर्शन है आपको जो दिखाई दे रहा है, लगभग मैंने यहाँ 3 लोब बनाए हुए हैं, 1 2 3, हाँ जी, ट्राइफिड बनाई हुई स्टिग्मा 1 2 3 आपको दिखाई देंगे उभार जैसे। तो हाँ जी, तो 3 लोब इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। ये स्टिग्मा है जिसे वर्तिकाग्र कहा जाता है, वर्तिका का अग्रभाग। तो ये थी वर्तिका, ये थी वर्तिका। वर्तिका को स्टाइल भी कहा जाता है, और जो ये सबसे मेन पार्ट था ये था ओवेरी, जिसे अंडाशय भी कहा जाता है। तो 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अब ये अंडाशय की भित्ति बनाई हुई है काफी मोटी। अब यही आगे जाके जब ये अंडाशय पकता है या राइपन होता है, मैच्योर होता है, तो उसके बाद यही फ्रूट बॉल बना लेती है, हाँ जी, फल की भित्ति गए, जिसे बाद में कहा जाएगा पेरिकार्प। तो मुझे लगता है यहाँ तक जो आपके 2 मेन पार्ट थे फ्लावर के वो आपको समझ आ गए, एसेसरी वल और जो रिप्रोडक्टिव वल है, इसमें एंडोएशियम और गायनोशियम जो है उनको कंबाइनली कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव वल जिन्हें जनन चक्र कह दे, या एसेंशियल वल, हाँ जी, जिन्हें आवश्यक चक्र कह दे, एक ही बात है। अब एक बार आप सीन कर ले, ये लीजिए, और कहाँ है इसके अंदर भी आप एक बार जैसे लेबलिंग, क्योंकि इसके अंदर सारी दिखाई हुई है, तो अब आपको समझ इजीली आ जाएगा। ये जो पार्ट था इसे कहा जाता है पेडिसल, जैसे मैंने बता ही दिया था, ट्विग जैसा या स्टॉक जैसा, ये पेडिसल। इसके बाद में जो ऊपर वाला जो पोर्शन था वो थैलेमस या रिसेप्टेकल, हाँ जी, थैलेमस या रिसेप्टेकल को और
जो है इन दोनों को एक साथ कंबाइनली कहा जाता है फ्लोरल एक्सिस या पेडेंकल। हाँ जी, पुष्प वृंत कह देते हैं इसको कह देते हैं पुष्पासन, और इसे कह देते हैं पुष्पीय अक्ष। इसके बाद ये नेक्टरीज जैसे यहाँ दिखाई हुई है, जैसे मैंने कहा जहाँ आपका स्टेमन था उसका जो फिलामेंट है, उसका जो बेसल पार्ट है उसी के पास ही आपको ये दिखाई दे रही है, ब्लू कलर की यहाँ बनाई हुई है। इन्हें नेक्टर ग्लैंड या नेक्टरीज, या मैं कह दूं मकरंद ग्रंथियां कहा जाता है। जो मकरंद ग्रंथियां हैं उनसे जो निकलने वाला जो सब्सटेंस है स्वीट, हाँ जी, वो स्वीटनेस इसी वजह से आती है। हाँ जी, इससे जो एपिस इंडिका है वो हनी बनाती हैं। इसमें 3 कंटेंट मिलेंगे मकरंद के अंदर या नेक्टर में, जिनमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। हाँ जी, आप ऐसे 11th में पढ़ के आए हैं जो आरबीएससी वाले हैं इस चीज को भी, जो नेक्टर का कंपोजिशन है, तो आप यहीं अच्छे से लर्न कर लें इसको। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। नेक्टर जो है उसमें फ्रक्टोज, ग्लूकोज और दोनों का कॉम्बिनेशन भी मौजूद है, फ्रक्टोज ग्लूकोज का, वो है सुक्रोज। इसके बाद मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो हमारे एसेसरी वल हैं, जिन्हें सहायक चक्र, इन्हें सब्सिडरी वल भी कहा जाता है। वही मतलब है, सहायक चक्र से मतलब है। नॉन एसेंशियल वल का मतलब अनावश्यक चक्र। लेकिन मैं यहाँ मैंने कहा ऐसा नहीं है, अनावश्यक तो नहीं है, क्यों अनावश्यक से मतलब रिप्रोडक्शन में काम नहीं आते, इसलिए इनको हम अनावश्यक कह रहे हैं। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा, मैंने कहा हम इनको सहायक चक्र कहें, क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं बर्ड स्टेट में। हाँ जी, जब ये कलिका अवस्था में होता है फूल, तो इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम भी यही करते हैं दोनों। और अगर कोरोला के बारे में बात करें हम, तो जनरली ये कलरफुल देखने को मिलता है, ब्राइट, अट्रैक्टिव। तो इसकी वजह से जो पोलिनेटर हैं, जिनको हम परागणकर्ता कहें, हाँ जी, पोलिनेशन एजेंट भी कह देते हैं, परागण अभिकर्मक कहते हैं। तो उनको, जैसे बर्ड है, बैट है, चमगादड़ है, और इंसेक्ट हैं, घोंगा है, स्नेक है, इन सबको अट्रैक्ट करने का काम करता है कोरोला। तो हम मंकी और जो है स्क्वायरल, गिलहरी, जी, इनको भी अट्रैक्ट करते हैं। तो यूनिट आप सभी को मैंने बता दी। जैसे कैलिक्स को हम, जो ग्रीन वाला जो पार्ट था, उसे हम बाह्यदल पुंज या कैलिक्स कह रहे हैं। कैलिक्स की एक सिंगल अगर यूनिट के बारे में बात करूं, तो उसे इकाई के बारे में बात करूं तो सेपल है। हाँ जी, सिंगल यूनिट सेपल है। अगर कलरफुल वाला जो पोर्शन, ब्राइट अट्रैक्टिव जो पार्ट था, बट है लीफ जैसा ही, यहाँ लीफ जो जैसा है बट ये ग्रीन है, और ये लीफ जैसा है बट ये कलरफुल है, ब्राइट है, अट्रैक्टिव है, इसे कोरोला कहा जाएगा, दलपुंज। इसकी एक सिंगल यूनिट के बारे में अगर बात करूं, जैसे इस वाले पोर्शन के बारे में, और यहाँ भी आपको दिखाया हुआ है, तो एक सिंगल यूनिट कहलाएगी दल या पेटल। तो ये आपका यहाँ तक क्लियर। अब मैं बात करूं आगे, तो इनके जो वल हैं, जो स्टेमन है, ये दिखाई दे रहे हैं, इनके जो चक्र हैं उन्हें कहा जाता है एंड्रोएशियम, और सिंगल यूनिट मैंने बताई दी है, स्टेमन या पुंकेसर कहलाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो आपका एंजियोस्पर्मिक प्लांट है उनके। और जिम्नोस्पर्म में जो माइक्रोस्पोरोफिल, जिसे हम लघु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं, उससे समानता दर्शाता है। जिस तरह से लघु बीजाणु पर्ण या माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, उसी तरह यहाँ भी माइक्रोस्पोरेंजियम आपको देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है समझ आ गया है। और अगर हम बात करें आगे गायनोएशियम के बारे में, तो गायनोएशियम जो यूनिट है या पिस्टिल है, इसका जो गायनोएशियम का जो यूनिट है जायांग का, उसे पिस्टिल या स्त्री केसर, इसे हम कार्पल भी कहते हैं, CARPELS। कार्पल्स जो है बहुत सारे हुए, कार्पल सिंगल हो गया। कार्पल को अंडक भी कहा जाता है, अंडक। तो अब गायनोएशियम में जो पिस्टिल है, जिस तरह से इसको हम माइक्रोस्पोरोफिल कह रहे थे जिम्नोस्पर्म का, हाँ जी, जिम्नोस्पर्म में जिस तरह से माइक्रोस्पोरोफिल था, वैसे ही स्टेमन है। तो यहाँ अब मेगास्पोरोफिल जिस तरह से मौजूद है जिम्नोस्पर्म में, हाँ जी, जहां मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल मौजूद होते हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये आपका जो ओवेरी वाला पोर्शन है, वहां भी मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल मौजूद है। ये जैसे आपको दिखाई दे जाए, यहाँ पूरा जो है लेबलिंग किया हुआ है ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम। तो आप सभी को समझ आ गया है शायद कि ये जो जिम्नोस्पर्म का जो आपका पिस्टिल वाला पोर्शन है फ्लावर का, वो
जिम्नोस्पर्म के मेगास्पोरोफिल, जिसे हम गुरु बीजाणुपर्ण कहते हैं, उससे समानता दर्शाता है। अब जो मेगास्पोरोफिल है उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम मौजूद है, जिसे ओव्यूल कह रहे हैं, बीजाणु। हाँ जी, या हम मेगास्पोरेंजियम को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं, नाम से ही पता लग जाता है। इसके अंदर अब बनेंगे मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु। तो अब इनके पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो ये दोनों मिला के हो गए रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, जिन्हें हम जनन चक्र या मैंने कहा आवश्यक चक्र भी कहा जा रहा है इनको। तो मुझे लगता है यहां तक समझ आ गया है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इनके जो पार्ट थे वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये फिलामेंट, ये कनेक्टिव वाला पोर्शन, जैसे ये बीच में दिखाई दे रहा है ग्रीन, बिल्कुल क्लियर, ये कनेक्टिव, और जो अपर जो पोर्शन है वो एंथर। एंथर में 2 लोब आपको दिखाई दे रहे हैं, या मैं कहूँ कुछ आगे से आपको जो दिखाई दे रही है, इनकी जो फर्स्ट माइक्रोस्पोरेंजियम ओनली ये दिखाई दे रही है, 2 बैक की यहाँ पे दिखाई नहीं देती। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये हल्का सा जो है उभार दिया हुआ है, साथ में ये भी बनाया हुआ है। तो 2 हैं इसमें बैक में और 2 हैं फ्रंट में। तो जैसे 2 आपको यहाँ दिखाई दे रही है, 2 आपको बैक में दिखाई दे रही है। एक पाली हो गई, एक लोब हो गया ये। हाँ जी, जो रिंग है कनेक्टिव रिंग, उसके अगर मैं कहूँ लेफ्ट और राइट साइड में है दोनों रिंग दोनों लोब मौजूद हैं। एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, तो 2 एंथर लोब यहाँ मौजूद हैं। तो जनरली 2 ही एंथर लोब देखने को मिलते हैं, जिन्हें डायथीकस कहा जाता है। अगर सिंगल देखने को मिलेगा तो सिर्फ मोनोथीकस कंडीशन। हाँ जी, केवल एकल पराकोश पाली युक्त कहा जाएगा, जो स्टेमन है उसे, पुंकेसर को केवल एकल पराकोश पाली युक्त कहा जाएगा। यहाँ अगर बात करें तो यहाँ 2 जो है एंथर लोब हो चुके हैं, तो यहाँ हम कह दें द्विपराकोश पाली युक्त है पुंकेसर, या मैं कहूँ डायथीकस है, जो आपका स्टेमन है वो डायथीकस है। तो यहाँ तक जो 4 फ्लोरल वाल थे वो आपको समझ आ गए। साथ साथ पिस्टिल 3 पोर्शन के अंदर जो है डिवाइड है, फर्स्ट स्टिग्मा, सेकंड स्टाइल और थर्ड ओवेरी। स्टिग्मा को वर्तिका का अग्रभाग भी कहा जाता है, इसलिए वर्तिकाग्र। स्टाइल हो गई वर्तिका, और ओवेरी हो गया जो नीचे का पार्ट है। अगर आपको देखेंगे आप, स्टिग्मा के ऊपर ही पोलन ग्रेन आते हैं और उस पर ही बैठते हैं। तो स्टिग्मा जो पोलन ग्रेन है उनको स्पेस प्रोवाइड कराता है, हाँ जी, इस पे आके पोलन ग्रेन बैठ सके। स्टाइल के बारे में बात करें तो आप देखेंगे जो पोलन ग्रेन की जो पोलन ट्यूब है वो इसी स्टाइल या वर्तिका में से होती हुई आ रही है। तो मैं कुछ इस तरह से कहूँ, पोलन ट्यूब को ये पासेज या रास्ता प्रोवाइड करा रहा है। ओवेरी सबसे मेन है, जहां मेगास्पोर जो है आगे डेवलप होकर इस एम्ब्रोसैक में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है एम्ब्रोसैक या मेल फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ जी, पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, जिसके अंदर मेल गैमेट बनते हैं, और एम्ब्रोसैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, जहां एग बनेगा, ये एग है। तो मुझे लगता है यहां तक क्लियर हो गया है। जो जनरल पार्ट थे जो आप 6th क्लास तक शायद अच्छे से पढ़ के आ जाते हैं, मेरे लिए जो मेन पोर्शन है यहाँ वो पिस्टिल वाला है, मैं उसको एक बार क्लियर करता हूं। आप देखते रहे इसको, जिससे समझ में आएगा। ये लीजिए, हाँ जी, वो अब नीचे वाला जो है पोर्शन उससे ज्यादा लिंक नहीं है, क्योंकि वो मैंने बता दिया फ्लोरल एक्सेस। अब हमारे लिए मेन पार्ट है ये। हाँ जी, अब ये वाला जो पोर्शन है इसे कहा जाता है पोलन ग्रेन। हाँ, यही जो माइक्रोस्पोर था, लघु बीजाणु जिसे हम कह रहे थे, उसकी डेवलप स्टेज है, इसे पोलन ग्रेन या परागकण कहा जाता है। अभी सिंगल सेल है, बाद में यही 2 सेल स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। एक बॉटम में आ जाती है, चांद जो है चांद जैसा यहाँ एक सेल वॉल बन जाएगा, और एक सेल ऊपर बन जाएगी, एक सेल नीचे बन जाएगी। जो नीचे वाली जो बॉटम में बन रही है वो सेल वो छोटी होगी, इसे रिप्रोडक्टिव या जर्मिनल सेल भी कहा जाता है। ऊपर वाली सेल को बाद में वेजिटेटिव सेल कहा जाएगा। बाद में जो रिप्रोडक्टिव या जर्मिनल सेल है वो डिवाइड होगी और ये 2 मेल गैमीट बना लेती है, और जो वेजिटेटिव सेल है उसी का ही ये न्यूक्लियस इसमें से होता हुआ इस पोलन ट्यूब में आ जाता है, जिसे हम यहाँ ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे।
तो ये जो जर्मिनेट आपको दिखाई देगा, ये पोलन ग्रेन, यही मेल गैमेटोफाइट है। इसके अंदर ही आप देखेंगे तो मेल गैमेट बनते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ जर्मिनेट हो चुका है पोलन ग्रेन। इनके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 3 प्लेसेस पे आप गौर से देखें, ये गैप दिखाई देगा, हर यहाँ भी है, इनके अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो ये है जर्म पोर कहते हैं। हाँ जी, जर्म पोर, जनन छिद्र, यहीं से ही पोलन ट्यूब या ये पराग नलिका निकलती है, जो आपको दिखाई दे रही है काफी लंबी सी, ये पराग नलिका है। तो लाल रंग से ही बनाई हुई है, इसका मतलब अंदर वाली जो परागकण की या पोलन ग्रेन की जो अंदर वाली लीनिंग थी, जिसे इंटाइन कहते हैं, बाहर वाली आप देखेंगे तो स्पाइकी है, इसे एक्साइन कहा जाता है, बाह्य स्टोल, और अंदर वाली जो है उसे कहा जाता है अंतस्टोल। तो जो इंटाइन है या अंतस्टोल है वही पोलन ट्यूब पराग नलिका बनाता है। तो बहुत इजी था यहाँ तक। और आगे आपको दिखाई देगा ये पराग नलिका जो है इस ओव्यूल के अंदर प्रवेश कर रही है। हाँ जी, इस एंटर कर रही है इसमें बीजांड में, और इस एम्ब्रोसेक के अंदर यहाँ पे एंटर कर रही है। इस जो पराग नलिका है उसके अंदर आपको 2 मेल गैमेट्स या 2 नर युग्मक दिखाई देंगे। और जैसे मैंने कहा, ये जो कायिक कोशिका थी, वेजिटेटिव सेल थी, उसका ये न्यूक्लियस है, जिसे हम ट्यूब न्यूक्लियस कह रहे हैं यहाँ। हाँ जी, नलिका केंद्रक। तो ये मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट जो था उसके बारे में यहाँ बता दिया। तो हम बात करते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, या एम्ब्रोसेक में कहूँ। उससे पहले आपको कंप्लीट मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के स्ट्रक्चर को मैं परिचित करा देता हूँ। एक बार इसको जूम कर लेते हैं, बहुत क्लियर दिखाई देने वाला है अब आपको। हाँ जी, अब वो डायग्राम में पॉसिबल नहीं थी चीज जूम इन जूम आउट करना, बट अब यहाँ इसको जितना पॉसिबल हो सकता था मैंने जूम कर दिया है, और मुझे लगता है आपको अच्छे से सीन हो रहा है। तो मैं फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर को बताने के से पहले मैं इस, हाँ जी, ये है फीमेल गैमेटोफाइट, तो मैं इस पूरे मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल को बताता हूँ। हाँ जी, जैसे ये ओवेरी थी, ये राइपन होके या मैच्योर होके फ्रूट बनाती है, तो ये इसके अंदर एक ओव्यूल जो था ये फर्टिलाइज होने के बाद में या मैच्योर होने के बाद ये बनाएगा आगे जाके सीड, और ये सीड जो है बाद में इस ट्विग या सीड के स्टॉक के थ्रू इस फ्रूट से जुड़ा रहेगा। अभी तो आपको लगता है मुझे लगता है आपको समझ आ गया ये चीज कि हाँ जी कैसे फ्रूट बनेगा, फ्रूट में कैसे सीड होगा, और सीड किस तरह से सीड स्टॉक के थ्रू जो है फ्रूट में लगा हुआ होगा। अभी हम बात कर रहे हैं ओवेरी की। ओवेरी में ओव्यूल है, और ओव्यूल किस तरह से फ्यूनिकुलस से जो है इस ओवेरी के वॉल से या ओवेरी की इस बेसल जो है पोर्शन से अटैच है, तो आपको दिखाई दे रहा है। इसके 8 पोर्शन है जिनसे मैं आपको कल भी परिचित करवा चुका हूं। एक बार मैं फिर से इनके बारे में जो है यहाँ, हाँ जी, जैसे आपको पता लगे वो है कहाँ पार्ट्स। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका, जिसे फ्यूनिकुलस कहा जाता है। फ्यूनिकुलस, बीजांड ग्रंथ कहते हैं। इसके बाद हाँ जी, अभी इस फ्यूनिकुलस के थ्रू ये ओव्यूल जुड़ा हुआ है, इसमें ये प्लेसेंटा मौजूद है, ट्रैकेल ब्रांच है जिसके थ्रू जो है ये ओवेरी इस ओव्यूल को नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है, पोषण देती है। इसके बाद में बात करता हूँ इन इंटेग्यूमेंट्स की। अगर आप देखेंगे तो इस ओव्यूल को रेड कलर से जो मैंने बनाया है, उस ओव्यूल को इन दोनों इंटेग्यूमेंट ने चारों तरफ से घेरा हुआ है, केवल एक ये एक्सेप्शन है उस जगह को छोड़कर। तो इन्हें कहा जाता है इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण, जिसमें 2 पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड है, 2 लीनिंग मौजूद है। हाँ जी, 2 स्तर मौजूद हैं। पहले जो लीनिंग है उसको बाहर वाली उसे आउटर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है, और जो अंदर वाली उसे इनर इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। आउटर बाह्य अध्यावरण कहा जाएगा, इनर अंत्य अध्यावरण कहा जाएगा। तो इंटेग्यूमेंट यहाँ कंप्लीट, सेकंड पोर्शन हमारा कंप्लीट। अब मैंने कहा जहां ये इंटेग्यूमेंट मौजूद नहीं है वहां ट्यूबुलर पासेज बनता है, एक नली जैसा रास्ता। अगर आप देखेंगे तो इस जगह पे आपको नजर आएगा ट्यूब जैसा। हाँ जी, इनके प्रोजेक्शन जो है ये अगर आप गौर से देखेंगे तो इनर वाले जो है इनके इनर इंटेग्यूमेंट के प्रोजेक्शन आगे की तरफ निकले हुए हैं, उनसे यहाँ एक रास्ता बना हुआ है जिसमें से पोलन ट्यूब एंटर कर रही है। उस रास्ते को ही, हाँ जी, अभी गैप बचा हुआ है दिख रहा है आपको, इस रास्ते को कहा जाता है माइक्रोपाइप।
अब क्या काम आती है माइक्रोपाइल, आपको शायद मालूम हो गया, ये पोलन ट्यूब को यहाँ से एंट्रेंस प्रोवाइड करा रही है। तो जनरली जो है पोलन ट्यूब यहीं से एंटर होती हुई दिखाई देगी। इस केस को पोरोगेमी कहते हैं, इस छेद में से अंदर एंटर करती है, इसलिए इसे पोरोगेमी कहते हैं। तो ये माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार थर्ड पोर्शन हमारा कंप्लीट। इसके अगर अपोजिट एंड पे देखेंगे, हाँ जी, इसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा इस ओव्यूल का जो बेसल पार्ट था, हाँ जी, ये ओव्यूल का एपेक्स हो गया, आगे वाला हिस्सा, ये इसका बेस हो गया, जिसे चैलेजा या निभाग कहा जाता है। यही निभाग ही इन इंटेग्यूमेंट्स का ओरिजिन पॉइंट है। हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा है कि जो इंटेग्यूमेंट निकल रही हैं वो यहीं से निकल रही हैं। अगर आप देखेंगे इस साइड भी दोनों इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट भी, तो इस तरह से ये आउटर इंटेग्यूमेंट हो गई, ये इनर इंटेग्यूमेंट हो गई। इनर इंटेग्यूमेंट यहां तक आ गई है, यहां तक आ गई, बट आगे वाले पोर्शन में अभी खुला छूटा हुआ है। तो इस स्वलन बेस को कहा जाता है, जो ओरिजिन पॉइंट था इंटेग्यूमेंट का, उसे कहा जाता है निभाग या चलेजा। तो 4 पॉइंट मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिए, फ्यूनिकुलस, इंटेग्यूमेंट, माइक्रोपाइल और चलेजा। इसके बाद में अगर अंदर ओव्यूल की कोई बॉडी पूछे कि क्या है, तो ये ओव्यूल की बॉडी रेड कलर की जो मैंने बनाई हुई है, इसमें पेंटागोनल, हेक्सागोनल जो सेल्स हैं, हाँ जी, जो पोर्टलीगोनल सेल हैं, ये कुछ इस तरह से बनाई हुई हैं, पैरेन्काइमेटस 2n स्ट्रक्चर है ये। अब ओनली फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रोसैक को छोड़कर इसके बाहर जितनी भी सेल हैं सब 2n है। अब ये जैसे ये लीनिंग बनाई हुई है, ये भी सेल से बनी हुई है, बट जो है जैसे यहाँ डॉट मार्क किए हुए हैं, तो यहाँ भी सेल बनाई नहीं है, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्ट्रक्चर। तो इन सेल को कहा जाता है इंटेग्यूमेंट्री सेल, और जो यहाँ मौजूद है उसे न्यूसिलस, और न्यूसिलस की सेल कहलाएंगी न्यूसिलर सेल। तो ये भी 2n कंडीशन में, स्पोरोफिटिक के कंडीशन में बीजाणुद्भिद कोशिकाएं हैं। हाँ जी, इस गैमेटोफाइट के बाहर जितना भी पोर्शन है सब स्पोरोफाइट है, सब 2n है। बस ओनली ये गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर है उसमें जितनी भी सेल हैं वो n है, वो हैप्लॉइड है। तो मुझे लगता है न्यूसिलस आपको समझ आ गया है। अब कोई पूछे कि ये न्यूसिलस करता क्या रोल है इसका, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ बहुत सारे मेगास्पोर बनते हैं। एक बार में अगर मैं बात करूं तो एक बार में केवल एक ही मेगास्पोर 4 बनते हैं, और 4 में से केवल एक ही मेगास्पोर जो है वो बचा रहेगा या प्रोटेक्ट रहेगा, बाकी जो है 3 डीजनरेट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कि केवल एक ही एम्ब्रोसैक बने और उसमें केवल एक ही एम्ब्रो, जिससे नरिशमेंट सारा का सारा केवल एक ही बच्चे को मिले यहाँ, तो अच्छा बनेगा फेट, फ्यूचर एक ही बच्चा होगा तो अच्छा बनेगा। तो नेचर हमको यही चीज सिखाता है, हमको किस तरह से जो है ज्यादा संतान उत्पादन नहीं करना। हाँ जी, अगर अकेला बच्चा है तो उसको सारी चीजें हम प्रोवाइड करा सकते हैं, एजुकेशन, शिक्षा भी, और जो माँ बाप का हमारा प्यार है वो एक बच्चे को ही मिल पाए, बटे नहीं शिक्षा के लिए। पैसा अगर देखे 4 बच्चे हुए तो फिर चारों के लिए एजुकेशन पे अलग अलग खर्च करना पड़ेगा, तो 1 या 2 सफिशिएंट है। तो मैं अपने इस टॉपिक की तरफ रुख करता हूं वापस। ये हो गया आपका न्यूसिलस या हाँ जी, ये न्यूसिलस हो गया। जो अब यहाँ जो मेगास्पोर बनेंगे उनको ये डेवलपिंग मेगास्पोर को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता रहेगा, और वही आगे जाके इस हाँ जी मेगास्पोर सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, जबकि ये अब जो बना है ये एम्ब्रोसैक, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। हाँ जी, इसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक मौजूद है। अभी बताएंगे इसके बारे में, इसमें कल भी बता रहा था। तो ये मैंने कहा कोई पूछे कि न्यूसिलस का क्या रोल है, क्या काम आता है, तो मैंने बता दिया है। जो गुरु बीजाणु हैं, जो मेगास्पोर हैं डेवलपिंग, उनको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। अब कोई पूछे कि मेगास्पोर डेवलप होके क्या बनने वाला है, तो आपको पता लग गया, एम्ब्रोसैक बनेगा। तो यहाँ 5 पोर्शन में कंप्लीट कर चुका हूँ, न्यूसिलस हमारा कंप्लीट। अब बात करते हैं इस एम्ब्रोसैक के बारे में। जनरली हाँ जी, अब 10 टाइप के हैं एम्ब्रोसैक एंजियोस्पर्म के अंदर, 10 टाइप, जो ना तो सीबीएसई में ना आरबीएसई में, इनका मैं फिर भी जिक्र करूंगा। और हाँ जी, जब ऑनलाइन चली रही है क्लासेस तो फायदा मिले आपको भरपूर। अब जिस बच्चे को इनको लर्न करना है वो 10 लर्न कर ले, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इतना डीप नीट के अंदर या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को नहीं मिलता। बीएससी के अंदर ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जब प्लेन बीएससी करेंगे तो वहां भी इस तरह के जो है आपको 10
ओव्यूल के स्ट्रक्चर या मैं कहूँ एम्ब्रोसैक 10 टाइप के एम्ब्रोसैक आपको पढ़ने को मिलेंगे। 6 टाइप के ओव्यूल और 10 टाइप के ये एम्ब्रोसैक। तो अभी हम इनका जिक्र करेंगे। तो जनरली जो मिलता है वो पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रोसैक मिलता है। ये अगर कोई पूछे किस तरह का एम्ब्रोसैक है तो इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रोसैक कहा जाता है। पॉलीगोनम का मतलब 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना है, जिसमें अगर आप बेस की तरफ देखेंगे, ये चले जाए ये बेस, तो उसकी तरफ आपको 3 सेल दिखाई देंगी 1 2 3। इनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड कंडीशन में 1 2 3 आपको दिखाई दे रही है सेल। इन्हें एंटीपोडल कहा जाता है। ये हो गए एंटीपोडल। इन्हें प्रतिमुखी या उल्टी है तो उल्टी साइड में है तो प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत भी कहा जाता है। फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया है एम्ब्रोसैक का पार्ट। इसके बाद में काफी बड़ी मिड में जो मौजूद है एंटीपोडल, और इस एग एपरेटस के मिड में जो मौजूद है इसे कहा जाता है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल या केंद्रीय कोशिका। इसमें 2 न्यूक्लियस मौजूद है जिन्हें पोलर न्यूक्लियस या पोलर बॉडी कहा जाता है। हाँ जी, ध्रुवीय केंद्र कहते हैं, ध्रुवीय काय। ये आगे जाके ये बनाता है अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा और वो भी फॉल्स फर्टिलाइजेशन, कूट निषेचन, तो ये आगे जाके बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राथमिक भ्रूणपोष, और वही आगे जाके जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म ही आगे जाके डेवलप होके बनाता है एंडोस्पर्म, जिसे हम भ्रूणपोष कहते हैं, जो या इस एग से बनने वाले एम्ब्रो यानी कि भ्रूण को पोषण प्रदान करेगा। तो मुझे लगता है आपको समझ आ रहा है। सेंट्रल सेल आगे जाके कन्वर्ट हो जाएगी प्राइमरी एंडोस्पर्म में, और प्राइमरी एंडोस्पर्म ही आगे जाके बना लेगा एंडोस्पर्म डेवलप होकर। अब मैं इस एग एपरेटस या अंड समुच्चय के बारे में बात करता हूँ। केंद्रीय कोशिका हमारी कंप्लीट। ये एग एपरेटस में 3 सेल हैं, एग 1 और 2 सिनर्जिड सेल हो गई, और इनमें रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। अभी कुछ इस तरह से इसमें है जो पाम जैसे हथेली जैसे बनाया हुआ है, इनमें फिंगर आप निकाल सकते हैं, फिंगर जैसे स्ट्रक्चर। ये क्या है, फाइबर्स से बने होते हैं, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स की थिकनिंग है यहाँ, और वहीं से ही जो है ये पोलन ट्यूब एंटर करती है। तो अब एक सिनर्जिड में से एंटर करती हुई दिखा रखा है, यहाँ से भी एंटर कर सकती थी। तो ये सिनर्जिड का जो फिलीफॉर्म अपरेटस है, जिसे तंतु नुमा उपकरण भी कहते हैं, और किन तंतुओं का बना हुआ था वो मैं बता चुका हूँ, अल्फा सेलुलोजिक फाइबर्स का या अल्फा सेलुलोज का। तो ये हो गया आपका एग एपरेटस। क्या काम आती है सिनर्जिड, आपको पता लग गया। और एग फर्टिलाइज होकर जायगोट बनाएगा, और जायगोट की या युग्मनज की जो विकासशील अवस्था है, डेवलप्ड फेज है, वो आप सब जानते हैं, उसे एम्ब्रो कहा जाता है, भ्रूण। और एम्ब्रो को जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा वो एंडोस्पर्म, भ्रूणपोष। ये जो एंटीपोडल हैं और जो सिनर्जिड हैं वो आगे जाके जनरली अगर मैं कहूँ नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये डीजनरेट हो जाती हैं, बट एबनॉर्मल कंडीशन के अंदर ये भी एम्ब्रो बना सकती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रो। तो आपको कुछ कुछ चीज यही पता लग रही है कि इनसे भी एम्ब्रो बन सकता है, एंटीपोडल से भी, इनसे भी एम्ब्रो बन सकता है। ये हैप्लॉइड देखने को मिल रही है आपको, इनसे भी एम्ब्रो बन सकता है जिसे हम न्यूसिलर सेल कह रहे हैं, इनसे भी एम्ब्रो बन सकता है जिसे हम इंटेगुमेंट्री सेल कह रहे हैं। आप गौर से सुन लें क्योंकि बहुत काम की ये चीज। ये 2n है और इससे भी एम्ब्रो बन सकते हैं एक्स्ट्रा, बिना फर्टिलाइजेशन के। हाँ जी, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये इंटेगुमेंट्री सेल है। हाँ जी, इनके अंदर जो इंटेगुमेंट के अंदर जो सेल मिलेंगे उन्हें इंटेगुमेंट्री सेल, ये भी 2n है, उनसे भी एम्ब्रो बन सकते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। और जो बनने वाले एम्ब्रो हैं वो बिना फर्टिलाइजेशन के भी अगर आप देखेंगे तो डिप्लॉयड ही बनेंगे, क्योंकि ये सेल भी डिप्लॉयड थी। स्पोरोफिटिक सेल है, गैमेटोफाइट के बाद जितनी भी सेल थी वो स्पोरोफाइट थी। तो मुझे लगता है आपको समझ आने लग गया होगा। जैसे अभी मैंने अगेमो इस पर भी बताया था आरबीएससी में एक टॉपिक, तो वहां ऐसी चीजें आपको देखने को मिल रही थी। और सीबीएसई में बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बच्चों को जल्दी से याद नहीं होता टॉपिक, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रोनी। और आरबीएससी में भी दोनों टॉपिक जो है 4th चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे। सीबीएसई में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो वहां एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रोनी दोनों टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और मुझे मालूम है आपको फिर एक बार में समझ में आ जाने, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी। तो ये था एम्ब्रोसैक, जिसे मैं फीमेल गैमेटोफाइट भी कह रहा था, क्योंकि यही है फीमेल गैमेट। हाँ जी, अब इसके अंदर ही बनता है फीमेल गैमेट।
तो ये हो गई 3 एंटीपोडल, ये हो गई सेंट्रल सेल, उसके ये पोलर न्यूक्लियाई, ये हो गया पूरा एग एपरेटस, उसमें एक सिंगल एग, 2 सिनर्जिड, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस। अभी ओनली आपको टर्म याद करने हैं, क्योंकि अब यही चीजें आगे चलेंगी तो आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न हो जानी है। लेकिन एक फ्लावर के स्ट्रक्चर में ही मुझे पता है आपको सारी चीजें यही लर्न हो जाएंगी। बहुत अच्छे हैं आप सभी और बहुत ब्रिलियंट माइंड लेके बैठे हुए हैं, तो प्रॉब्लम आनी नहीं है आपको। अब मैं बात करूं तो आपको दिखाई देगा ये ट्विग जो है, ये डंडी जिसे फ्यूनिकुलस हम कह रहे थे, बीजांड ग्रंथ, जब इस ओव्यूल की बॉडी से, हाँ जी, इस ओव्यूल की बॉडी से जब जुड़ेगा तो इनके बीच में कनेक्शन बनेगा, इस जगह एक जंक्शन बनता है। इस कनेक्शन को कहा जाता है हाइलम, नाभिक या संधि बिंदु। हाँ जी, संधि बोल दे या नाभिक बोल दे या हाइलम बोल दे, एक ही बात है। और जनरली जैसे मैंने कहा कि ये सीधा होता है। अब ये ओव्यूल जैसे इसमें उल्टा रखा हुआ है, ये कुछ इस तरह से रखा रहता है इस डंडी के ऊपर, इस तरह से, तो चलेजा नीचे की साइड में, बेस नीचे की साइड में आ जाता है और माइक्रोपाइल ऊपर आ जाता है, और इस तरह से जनरली देखने को मिलता है, उसे ऑर्थोट्रोपस कहते हैं। लेकिन जो 82% फैमिलीज के अंदर देखने को मिलेगा वो उल्टा ही देखने को मिलेगा। जब ये उल्टा होता है, ये इसके ऊपर रखा हुआ जो ओव्यूल था, जब ये ट्विस्ट होगा कुछ इस तरह से, या तो इस साइड हो जाएगा या इस साइड हो जाएगा, जैसे इसमें इस साइड दिखाया हुआ है। तो जब ये ट्विस्ट होता है तो इसमें एक लेंथ वाइज एक रिड्ज बनती है, उभार बनता है, जो आपको परफेक्टली यहाँ सीन हो रहा है। इस रिड्ज को या इस उभार को कहा जाता है रेफे। वो रेफे केवल इसी टाइप के ओव्यूल में देखने को मिलता है, प्रति बीजांड में या एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल में। तो 8 पोर्शन थे और मुझे मालूम है आपको अच्छे से लर्न हो गए। आपको एम्ब्रोसैक के जो 3 पार्ट थे वो समझ में आ गए। हम एक बार फिर से अपने डायग्राम को, मेन जो डायग्राम है उसको देखते हैं यहां। हाँ जी, अब आप देख लें, अब सभी चीजें आपके पास में हैं और आपको सभी दिखाई दे रही हैं। जैसे मैं मेल गैमेटोफाइट के बारे में बता चुका था, ये आपको दिखाई दे रहा है और उसकी ये पोलन ट्यूब है। पोलन ट्यूब के अंदर ये मेल गैमीट्स हैं, ये नजर आ रहे हैं, लगाया हुआ है यहाँ टिक, मेल गैमीट्स। ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो ट्यूब न्यूक्लियस हो गया, वही मैंने बोला वेजिटेटिव सेल का ही न्यूक्लियस है जो पोलन ट्यूब में आ चुका है। इसके बाद मेन चीज, अब यहाँ क्या है, छोटा हो गया है स्ट्रक्चर, तो उसकी वजह से यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी काफी बढ़ गई है, तो दिखाई नहीं दे रहा प्रॉपर, बट मुझे पता है अब आपको समझ आ जाना है इजीली, यहाँ प्रॉब्लम आनी नहीं है अब। तो ये लीजिए, आपको अच्छे से मुझे पता है, अब सीन हो जाएंगी सारी चीजें। कहाँ है फ्यूनिकुलस, जैसे लगाया हुआ है, अगर आप गौर से देखेंगे तो ये इसकी ट्वेग हो गई, ये इसका स्टॉक हो गया। इंटेग्यूमेंट्स आउटर और इनर इंटेग्यूमेंट, गौर से देखेंगे तो ये आउटर इंटेग्यूमेंट इस बाहर वाली पे लगाया हुआ है, ये बाहर वाली पे। ये इनर इंटेग्यूमेंट अगर आप गौर से देखेंगे तो इस इनर वाली पे लगाया हुआ है, अंदर वाली लेयर पे या अंदर वाली लीनिंग पे। ये माइक्रोपाइल जिसे हम बीजांड द्वार कह रहे हैं। अब यहाँ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है, तो ये वाला हिस्सा था माइक्रोपाइल, ये वाला हिस्सा था माइक्रोपाइल। आपको उस वाले डायग्राम में बहुत प्रॉपर दिखाई दे रही थी चीजें। इसके बाद में बात करूं आगे, ये चलेजा है। चलेजा कहाँ है, तो ये स्वेलन जो बेस था वो चलेजा था, गौर से देखें, ये आप देखेंगे, ये यहाँ ये चलेजा हो गया। इसके जस्ट अंदर जो पाउच था, हाँ जी, ये ओव्यूल जो था उसकी जो बॉडी थी, हाँ जी, ये पेंटा, अब आप देखेंगे जो पेंटागोनल, हेक्सागोनल या पॉलीगोनल जो सेल बनाई हुई है पैरेन्काइमेटस, इन्हें कह रहे हैं न्यूसिलस। न्यूसिलस यहाँ कंप्लीट। इसके बाद में बात करता हूँ 6th पोर्शन के बारे में, अपने एम्ब्रोसैक के बारे में। तो आपको दिखाई दे रहा है जैसे अंदर ये इस न्यूसिलस के अंदर एक पाउच बना हुआ है। इस पाउच में 3 पार्ट है, एंटीपोडल, सेंट्रल सेल और एग एपरेटस। जो एम्ब्रोसैक है या फीमेल गैमेटोफाइटस के 3 पार्ट थे, एंटीपोडल, सेंट्रल सेल और एग एपरेटस। प्रतिमुख, जिसको प्रतिमुखी कोशिका भी कहा जाता है, प्रतिव्यासांत, इसको केंद्रीय कोशिका भी कहा जाता है और इसको अंड उपकरण भी कहा जाता है। अब जो एग एपरेटस है उसमें फिर से 3 पार्ट थे, वही सिंगल एग है, इसके बाद 2 सिनर्जिड है, वो साइड बाय साइड आपको दिखाई दे रही है, और ये फिलीफॉर्म एपरेटस जो इनके अंदर मौजूद है। यहां तक ये 6 पार्ट कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं 7th के बारे में। जो ये ट्विग थी या स्टॉक था फ्यूनिकुलस, ओव्यूल से जिस जगह जुड़ा हुआ था, ये कनेक्ट था,
उस बॉडी से जहां कनेक्ट था ओव्यूल की, उसे हाइलम कहा जाता है, संधि बिंदु या नाभिक, संधि बिंदु या नाभिक। और ये था रेफे जो है आपको दिखाई दे गया। तो यहां तक बहुत इजी स्ट्रक्चर था और मुझे मालूम है आपको अच्छे से लर्न हो गया है। और हम आगे चलते हैं। हमारा जो फर्स्ट पार्ट निकल के आता है वो है कैलिक्स। कोई पूछे कि व्हाट इज कैलिक्स, तो जवाब आपके सामने है, आपको दिखाई दे रहे हैं लिखा हुआ है कैलिक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी ग्रीन एंड लीफी स्ट्रक्चर्स या लीफी यूनिट्स नोन एज सेपल्स। तो आपको अब मालूम चली गया है सेपल, सेपल का मतलब बाह्यदल। और हरे पत्तियों से, हरी और जो है पर्णिल संरचनाओं से बना हुआ था, जिसे हम कैलिक्स कह रहे हैं या बाह्यदल पुंज कह रहे हैं। दैट मीन सेपल इज यूनिट ऑफ कैलिक्स। दैट मीन्स मतलब अर्थात जो बाह्यदल है वो बाह्यदल पुंज की एक इकाई है। अब बात करते हैं पेटलोइड। तो बहुत मोस्ट है पेटलोइड, और हाँ जी, इसको आप अच्छे से याद कर ले, जिसे दलाव भी कहा जाता है। हम बात तो कर रहे हैं बाह्यदल पुंज के बारे में, कैलिक्स के बारे में, लेकिन ये दल का जैसा इसलिए कहेंगे इसे क्योंकि जो सेपल्स हैं या कैलिक्स है वो कलर के अंदर अगर मैं बात करूं तो पेटल के जैसा होता है, ओनली शेप का और साइज का डिफरेंस है, बाकी कलर में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे यहां लिखा है व्हेन सेपल हैव नो कलर डिफरेंशिएशन विद पेटल्स बट डिफर इन शेप एंड साइज विद पेटल्स। तो मुझे लगता है आपको समझ आ गया। ओनली कलर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन शेप और साइज, अगर सेपल्स देखेंगे तो सेपल्स साइज में छोटे होते हैं, उनकी शेप जो है वो अलग देखने को मिलेगी आपको। अभी मैं दिखाऊंगा, बहुत एंटीक है दोनों ही एग्जांपल। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस और साल्विया ऑफिसिनालिस। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस को आप सभी को मालूम है, लेटेस्ट जो वर्ड में पहले ही बता चुका हूँ, ब्रेसिका नेपस वैरायटी गैलुका के नाम से भी जाना जाता है। मस्टर्ड है, सरसों और आगे बात करें साल्विया ऑफिसिनालिस, जिसे हम गार्डन सेज भी कहते हैं। तो दोनों एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। एक बार आप देख ले दोनों एग्जांपल, ये लीजिए। तो ये सरसों का फ्लावर है, हाँ जी, ये मस्टर्ड। और अगर लिखा हुआ है जैसे ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे तो ये है सेपल, ये सेपल 1, ये 2, ये यहां तक दिखाई दे रहा है, ये सेपल है। इसके जस्ट बैक साइड में ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है ये सेपल है। 1 2 3 4, यहाँ 4 ही सेपल मिलते हैं और 4 ही पेटल मिलते हैं। 1 2 3 और 4 पेटल हैं। और अगर आप देखेंगे तो अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन नहीं है, ये स्लाइटली येलो ही है। जिस तरह से ये पेटल थे उसी कलर में ये मौजूद है। तो ये था, इसलिए इनको पेटलॉइड बोलते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो साइज जो है इनका तो पेटल का काफी बड़ा है, लेकिन इनका छोटा है। और ये आपको दिखाई देंगे, ये अलग ही इनका शेप दिखाई दे रहा है। ऊपर जो इसमें अगर मैं कहूँ तो चौड़ा पोर्शन है इसके अंदर, इसको लैमिना या फलक कहा जाता है। और नीचे का जो पोर्शन है इसका वो पॉइंटेड होता है एंड, जिसे हम क्लाउस कहते हैं, नखर। बट ये अगर आप देखेंगे तो एक स्केल जैसा नजर आ रहा है। तो ये यहाँ मौजूद है। 4 के जो बंच हैं पेटल के और सेपल के, वो आपको दिखाई देगा। मैं यहाँ कुछ और भी इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ। ये 1 2 3 4, अगर आप इस एंथर को गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा इस एंथर के कंपैरिजन में ये ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब ये वाला जो स्टेमन है वो छोटा है। बैक में एक और स्टेमन है इस पिस्टिल वाले पार्ट के जस्ट बैक साइड में, तो वो उसका साइज भी इतना ही है। तो ये छोटे हैं, लेकिन इन स्टेमन के जो है अगर बारे में बात करें तो ये बड़े हैं। तो आउटर वाले जो है 2 जो स्टेमन है उनकी लेंथ छोटी, और जो इनर वाले 4 हैं उनकी लेंथ बड़ी। इस तरह का जो है ब्रेसिकेसी की जो है काफी मैं कहूँ मेन डायग्नोस्टिक फीचर है, अभिलाक्षणिक गुण, जिसे देख के पहचाना जाता है कि ये फ्लावर। कोई पूछे किस फैमिली का है, किस कुल का है, तो जवाब आपको मिल गया, ब्रेसिकेसी। इस कंडीशन को कहा जाता है टेट्राडायनेमस। टेट्राडायनेमस हम कह सकते हैं यह चतुर्दीर्घी, जो 4 थे अंदर के वो दीर्घ थे,
इनके कंपैरिजन में जो ये छोटे हैं, इस पिस्टिल के कंपैरिजन में आप देखेंगे तो इस पिस्टिल से या स्टिग्मा से इनकी लेंथ ऊपर जा रही है, लेकिन इन वालों की अगर बात करें, एक इधर है और इस बैक में है, तो इनकी लेंथ इसके कंपैरिजन में छोटी है। हमारा यहाँ मेन चीज था पेटलॉइड, दलाव। तो ये है दलाव, है तो ये बाह्य दल, लेकिन इनकी आभा जो है ये मैं कहूँ देखने में ये लगभग बाह्य दल जैसे हैं, तो इनको पेटलॉइड कहते हैं, पेटल के जैसे, पेटल लाइक, इसलिए पेटलॉइड है। सेपल के जो सेपल हैं वो पेटल के जैसे हैं, कलर में ओनली, शेप और साइज जो है वो डिफर है इनका। अगर हम बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल निकल के आया है यहाँ, तो आपको शायद दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे से, साल्विया ऑफिसिनालिस आगे भी आने वाला है, अलग अलग कलर का मिलता है साल्विया। यहाँ जो मैंने लिया हुआ है वो ब्लू कलर का लिया हुआ है, और साल्विया ऑफिसिनालिस को गार्डन सेज भी कहते हैं। ये अगर आप देखेंगे तो पेटल के 2 लोब आपको नजर आएंगे, यहाँ 3 पेटल्स जुड़कर एक अपर लोब बना लेते हैं, जिसमें स्टाइल वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है और स्टिग्मा वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है। ये पिस्टिल वाला पोर्शन है जो इसके अंदर रहता है प्रोटेक्ट, और ये जो है एंथर आपको दिखाई दे रहा है। तो इनको जो मेल और फीमेल पोर्शन है उनको ये कवर करके रखता है। जो 2 पेटल्स हैं वो नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इस तरह से, तो 2 पेटल्स नीचे की साइड में यहाँ, और जुड़कर एक जो है साइट बना लेते हैं, लैंडिंग साइट। इसके ऊपर आकर इंसेक्ट बैठता है। जनरली इसको पॉलिनेट करने का काम एपिस इंडिका या हनी भी करती है, तो इसको इसलिए लैंडिंग साइट कहते हैं। जैसे एरोप्लेन लैंड होता है जिस जगह, यहाँ पे हनी भी आके लैंड होती है, हनी भी एपिस इंडिका। हमारा मेन चीज जो था वो ये था, हमारे लिए जो मेन है पोर्शन वो ये है। पेटल आपको दिखाई दे गए हैं, पेटल का जो कलर था वो लगभग आपको पर्पल कलर का नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो जो सेपल हैं उन सेपल्स का रंग भी, हाँ जी, उनका कलर भी जो है लगभग पर्पल ही नजर आएगा, बैंगनी जैसा ही है, तो इसके जैसा ही है, लगभग ये ग्रीन नहीं है बिल्कुल, ये पर्पल है। और आप देखेंगे इनके पास में जो ब्रैक्ट्स हैं काफी बड़े बड़े, वो भी लगभग आपको पर्पल ही कलर के नजर आएंगे। तो ब्रैक्ट भी, सेपल भी, पेटल भी, ये सब का कलर लगभग पर्पल है यहाँ। तो ये इसलिए अगर मैं कहूं तो इंसेक्ट पॉलिनेशन में बहुत हेल्प करने वाले हैं सभी चीज, कलरफुल ब्रैक्ट्स, सेपल, हाँ जी। तो अब पेटलॉइड कहेंगे इनको, सेपल ना बोल के, पेटल के जैसे हैं कलर में, तो इसलिए इनको पेटलॉइड कहा जाता है। और अब काम क्या था इनका, ये एक्स्ट्रा जो है पॉलिनेशन के अंदर, एक्स्ट्रा जो है अट्रैक्टिवनेस के अंदर हेल्प करते हैं, क्योंकि अट्रैक्ट करने का, इंसेक्ट और बर्ड को अट्रैक्ट करने का मेन काम करता है पेटल, लेकिन यहाँ ये भी सेपल्स भी पेटल लाइक हैं, तो ये भी इंसेक्ट को, बर्ड्स को और अदर जो पॉलिनेटर हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। तो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल थे दोनों ही। आगे आपको आरबीएससी सीबीएसई दोनों को ही ये देखने को मिलेंगे। मैं फिर से रुक करता हूं अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हमारा सेपल चल रहा था। अब सेपल्स के बेस पर फ्लावर को 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा हुआ है, एक गैमोसेपलस और एक पॉलीसेपलस। गैमो का मतलब होता है फ्यूज, हाँ जी, जहां सेपल्स आर फ्यूज्ड विद ईच अदर, और पॉली का मतलब होता है मैनी से मतलब है, बट मैनी जब भी दिखाई देंगे जब ये एक दूसरे से चिपके हुए ना हो, बहुत सारे जब भी दिखाई देंगे, अगर ये जुड़ गए तो एक ही दिखाई देगा, तो इसलिए पॉलीसेपलस का मतलब होता है पृथक बाह्यदली। तो यहाँ दल जो बाह्य दल है एक दूसरे से पृथक पृथक है। तो फ्लावर 2 कैटेगरीज के अंदर मैंने बांटे, किसके बेस पर, सेपल के बेस पर, कि वो एक दूसरे से फ्यूज है या सेपरेट हैं। तो इसमें एक मैंने बोला गैमोसेपलस, जिन्हें गैमोसेपलस को संयुक्त बाह्यदली भी कहा जाता है। नाम से पता लग रहा है कि सेपल्स आर फ्यूज विद ईच अदर, इसका मतलब जितने भी सेपल्स से बाह्यदल थे वो एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट। तो मैंने बोला पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस का मतलब पृथक बाह्यदली, जहां जो बाह्यदल हैं वो एक दूसरे से पृथक पृथक नजर आएंगे। हाँ जी, पेटल्स आर सेपरेटेड विद ईच अदर, तो सेपरेट होंगे एक दूसरे से, इसीलिए मैनी कह रहे हैं हम यहाँ। तो मेन चीज एग्जाम्पल क्या है इनके तो आप देखेंगे जल्दी समझ आएगा। तो जिसमें यहां मैंने जो 2 एग्जाम्पल मेंशन किए हुए हैं, उसमें एक फर्स्ट मेरा मेन एग्जाम्पल है गैमोसेपलस का, वो है डेटूरा स्ट्रमोनियम, धतूरा, डेटूरा जिसको हम थॉर्न एप्पल भी कहते हैं। और जो सेकंड एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है
वो मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। आप पेटूनिया हाइब्रिडा ले सकते हैं, आप सोलेनेसी के अदर मेंबर ले सकते हैं, सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम मेलोंजिना। यहाँ मैंने जो मेंशन किया हुआ है वो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मैंने मेंशन किया हुआ है। हाँ जी, तो अब आप दोनों ही एग्जांपल एक बार देखें। ये लीजिए, तो निकल के आ गया, बहुत ही, जितने भी चुने हुए हैं बहुत अच्छे चुने हुए हैं, मैं कहूँ बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे बहुत अच्छे चुने हुए हैं एग्जांपल। तो जैसे कि दिखाई दे रहा है, थॉर्न एप्पल इसको कहा जाता है, डैटूरा या धतूरा, डैटूरा स्ट्रमोनियम एक सिंगल स्पीसीज यहाँ मैंने लिखी हुई है। डैटूरा की अलग अलग स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगी, डैटूरा इनोक्सिया, डैटूरा एल्बा, डैटूरा मेटल। तो डैटूरा की बहुत है एक स्पीसीज जनरली ये देखने को मिलती है और इसे कहा जाता है थॉर्न एप्पल या धतूरा। हाँ जी, वही ये अब जो है सावन का सीजन चल रहा है, रेनी सीजन, तो भगवान शिव, हाँ जी, इन्हें महाकाल कहा जाता है, तो उन पर ये डैटूरा जो है उनके फ्लावर भी चढ़ाए जाते हैं और धतूरा के जो है ये जो फ्रूट है जिन्हें कैप्सूल फ्रूट कहा जाता है ये भी चढ़ाए जाते हैं। इनके ऊपर ये स्पाइकी एपिडर्मल हेयर जो है वो दिखाई दे रहे हैं, इसकी फ्लोरल वर्ड यहाँ दिखाई दे रही है। एक डायग्राम में बात नहीं आती, मैं कहता हूँ ऑलवेज, ये ओरिजिनल में बहुत अच्छे से समझ आता है। अब आपको दिखाई देगा कि ये सेपल है, अब सेपल क्या है, फ्री नहीं है, एक दूसरे से अलग अलग नहीं है। यहाँ आप देखेंगे सब जुड़े हुए हैं, 1 2 3 ये नजर तो आ रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ये यहाँ पे फ्यूज हो गए, चिपक गए एक दूसरे से, तो एक कॉन जैसा बन गया है। तो इसका तो कॉन बन ही गया है कैलिक्स का, कोरोला का भी यहाँ कॉन बना हुआ है। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 ये एक दूसरे से कनेक्ट हैं और एक कॉन जैसे स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो इसका मतलब ये पॉलीपेटलस के अंदर भी हम ये एग्जांपल मेंशन कर सकते हैं, जहां गैमोपेटलस, गैमोपेटलस का मतलब संयुक्त दली, जहां दल भी संयुक्त हो। तो ये तो आपको समझ आ गया है कि ये गैमोसेप्लस कंडीशन का एग्जांपल है। अब मैं बात करूं तो हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस दिखाई दे रहा है, ये इसके पेटल हैं और ट्विस्टेड फॉर्म में मौजूद है। ट्विस्टेड का मतलब होता है कि जो पेटल है, आप इस पेटल को गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा इसका जो एक मार्जिन है वो अदर पेटल के मार्जिन से कवर्ड है, बट जो अदर मार्जिन है वो किसी दूसरे पेटल को कवर करता है। मैं कुछ इस तरह से कहूं, एक जो मार्जिन है वो तो इनर साइड में है और एक मार्जिन आउटर साइड में, और सेम पेटल जो है इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करते हैं, एक अंदर एक मार्जिन बाहर, एक अंदर एक मार्जिन बाहर। इस कंडीशन को कहा जाता है ट्विस्टेड कंडीशन, व्यावर्तित कहते हैं हिंदी में, हाँ जी व्यावर्तित कह देते हैं हिंदी में, टॉर्टेड बोलते हैं। तो मेन चीज हमारे लिए ये था संयुक्त, तो ये तो थे आपको दिखाई दे रही है, ये तो फ्री है, यहाँ तक केवल नीचे की तरफ ही जुड़े रहते हैं, बाकी ऊपर तक आप देखोगे तो बिल्कुल फ्री है, तो इसलिए इसको पॉलीपेटली जो है सीरीज के अंदर रखा हुआ है। अब मैं बात करता हूँ इसकी मेन चीज ये सेपल, तो आपको दिखाई दे रहा है गैमोसेप्लस कंडीशन है, 1 2 3 ये दिखाई दे रहा है, 2 इसके बैक में, तो बिल्कुल फ्यूज हैं एक दूसरे से, जैसे गुलाब में अलग अलग दिखाई देते हैं तो ये अलग अलग नहीं है। यहाँ एक एक्स्ट्रा वाल और है, अभी इसके बारे में चर्चा करूंगा, जैसे दोनों ही क्लासेस पढ़ के आ जाते हैं इसके बारे में, बट मैं फिर भी बता दूंगा। तो ये हो गया पॉलीसेप्लस, यहाँ भी एक कॉन जैसे स्ट्रक्चर बन रही है सेपल्स की, सॉरी गैमोसेप्लस, हाँ जी एक कॉन बन रही है संयुक्त बाह्यदलीय, ये एपिकैलिक्स कहलाता है, अनुबाह्यदल या उपबाह्यदल पुंज। जितनी भी यूनिट हैं ये जनरली 5 to 8 देखने को मिलती है, जैसे यहाँ 6 दिखा के 1 2 3 4 5 6, हाँ जी अलग अलग तार के अंदर जो है ये अलग अलग इनका नंबर हो सकता है। इन यूनिट्स को कहा जाता है ब्रैक्टियोल, और एक पूरा जो वर्ल बना वो सहपत्रिकाओं का, उसे कहा जाता है एपिकैलिक्स, हाँ जी ब्रैक्टियोल्स का जो पूरा वर्ल था वो एपिकैलिक्स। तो यहाँ दो एग्जांपल थे, काफी अच्छे से आपको समझ आ गए हैं। आगे मैं बात करता हूं नेक्स्ट की, चलिए इसी में बता देते हैं। टाइप था नेक्स्ट तो जो नेक्स्ट टाइप है वो है, मैंने बताया
पॉलीसेप्लस, जहां मैंने बोला कि वो एक दूसरे से फ्री देखने को मिलेंगे। तो उनके यहाँ 2 जो एग्जांपल मैंने मेंशन किए हैं वो है फर्स्ट केशिया फिस्टुला, जिसको अमलतास कहा जाता है, जो अलवर से ही बिलोंग करते हैं, अपने आसपास के यहाँ के, उनको आरआर कॉलेज के अंदर ये अमलतास के पेड़ जो है ट्री इजीली देखने को मिल जाएंगे। केशिया फिस्टुला जो पॉन्ड है उसके चारों तरफ जो है इनके केशिया फिस्टुला और केशिया शामिया दोनों के ही आपको फ्लावर जो है वो देखने को मिल जाएंगे। जो ट्री है तो ट्री फॉर्म होती है। तो आप देख लें केशिया फिस्टुला कहाँ फ्री आपको नजर आ रहे हैं। देखें आपकी पेटल्स तो फ्री है ही हैं, तो जहां पॉलीपेटलस कंडीशन आएगी वहां आप इनको मेंशन कर सकते हैं। मेन चीज था कि जो सेपल है केशिया फिस्टुला अमलतास है, और अगर आप देखेंगे तो ये कुछ नजर आएगा, इसकी जो डंडी है वो इस तरह से सीधी नहीं है, वो कुछ इस तरह से है। और ये देखेंगे आप इस नीचे की तरफ जो है फ्लावर नीचे की तरफ लटके हुए पेंडुलर है, कुछ इस तरह से है, ये लटके रहते हैं। तो आपको जब आप इनको ऊपर से देखते हैं थोड़ा ऊंचाई से जाकर, और जब ट्री जो है लगे हुए हैं, जब ये फ्लावर आते हैं तो जनरली उनकी लीव जो है वो शट डाउन हो जाती है, झड़ जाती है। तो ये फ्लावर उसके ऊपर लगे हुए इस तरह से लगते हैं जैसे सोने जो है उसको सोने को लाद दिया हो, या गोल्ड जो है उसके ऊपर गोल्ड की ज्वेलरी पहना दी हो पूरे प्लांट को, तो ये सोने से लदा हुआ नजर आता है प्लांट। तो ये पेंडुलर टाइप के फ्लावर हैं, कुछ इस तरह से लटके हुए होते हैं। रेसिमोस इन्फ्लोरेसेंसेस में पेंडुलर टाइप है। मेन चीज जो थी वो ये थी कि यहाँ जो सेपल हैं 1 2 3, अब ये आपको दिखाई देंगे, ये सेपल एक दूसरे से जो है वो अटैच नहीं है, ये एक दूसरे से जो है फ्री है, तो आपको दिखा सेपरेट है एक दूसरे से। तो ये हो गया केशिया फिस्टुला। इसी के जैसा है केशिया शामिया, जिसे कसूद भी कहा जाता है, और पहले सिन्ना सामिया भी कहा जाता था, सिन्ना शामिया। तो ये है केशिया शामिया, जिसे कसूद या बर्मीज प्लांट, बर्मा म्यांमार का प्लांट भी, इसका नेटिव प्लेस म्यांमार माना जाता है। तो ये है आपका केशिया शामिया। तो आपने देखी होंगी ये लीव्स जैसे दिखाई दे रही हैं आपको आसपास, अब ये प्लांट इजीली नजर आ जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि आरआर कॉलेज के पास जो है पॉन्ड के चारों तरफ ये नजर आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ अब, तो ये पेटल्स तो फ्री है ही हैं, लेकिन ये सेपल 1 2 है ना, ये आपको ये भी नजर आएंगे, ये भी फ्री है 1, जैसे कि ये नजर आ रहा। और अगर यहाँ देखेंगे यहाँ क्लियर नजर आ रहे हैं 1 2 ये नजर आ रहे हैं, तो ये 5 होते हैं इनके भी, तो जिनमें से 2 नजर आ रहे हैं। और आपको दिखाई देंगे ये भी लगभग जो है येलो कलर के हैं, इसका मतलब हम इनको भी पेटलॉइड कह सकते हैं। सेपल जो है वो भी कलर के अंदर इन्हीं के जैसे हैं, तो इनको हम पेटल जो है पेटल के जैसे पेटल लाइक हैं, तो इनको हम पेटलॉइड कह सकते हैं, दलाव। तो अभी मैंने 2 एग्जांपल जो बताए थे आपको, 2 एग्जांपल के अंदर जो मैंने बताया उसमें फर्स्ट आपको ब्रेसिका कैम्पेस्टिस और सेकंड सालिवा ऑफिसिनेलिस, उनके अलावा ये एग्जांपल भी आप मेंशन कर सकते हैं। हम आगे बात करते हैं, मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आ गया है। अब कोई पूछे कि कैलिक्स का क्या रोल है, तो कैलिक्स डायरेक्टली, अगर मैंने जैसे पहले ही बताया कि कैलिक्स के अंदर ही बड स्टेट में कैलिक्स ही मेन प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, तो जितने भी रिप्रोडक्टिव वर्ल हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है बड स्टेट के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरली ग्रीन कलर के देखने को मिल रहे हैं। ग्रीन कलर से मतलब अब उनके अंदर क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल कंटेनिंग लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसका मतलब ये फोटोसिंथेसिस में भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे। अगर मैं कहूं कि अगर ये पेटलॉइड हैं, कलरफुल हैं, किसके जैसे, पेटल के जैसे हैं, पेटलॉइड फॉर्म में अगर होते हैं ये, तो ये बर्ड को और जो है अदर पॉलिनेटर जो इंसेक्ट हैं उनको भी अट्रैक्ट करने का फंक्शन करते हैं। तो ये कैलिक्स का रोल था, जिसमें से आपको 2 पॉइंट्स जो मैंने बोले वो यहाँ देखने को मिलेंगे। मैंने 3 बोले, बट पेटलॉइड वाला मैंने पहले ही बता दिया, ये एक्स्ट्रा जो है पॉलिनेशन मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं। ये लीजिए आपका जो निकल के आया ये गैमोसेप्लस, सेपल्स आर फ्यूज, डेटूरा और हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस वो आपने देख लिए। और पॉलीसेप्लस, सेपल्स आर सेपरेटेड विद ईच अदर, केशिया फिस्टुला, केशिया शामिया। रोल बता ही चुका हूं। डायरेक्टली जो है डायरेक्टली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, जैसे कि लिखा हुआ है डायरेक्टली प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू रिप्रोडक्टिव वर्ल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन बड स्टेट।
हाँ जी, जो रिप्रोडक्टिव वर्ल है, जो जनन चक्र है जिनमें एंड्रोइशियम गायनोशियम, उनको कली का अवस्था में या बर्ड स्टेट के अंदर मैंने कहा सुरक्षा प्रदान करता है प्रत्यक्ष रूप से। अब हाँ जी, अब अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, इनडायरेक्टली कोरोला ने भी कवर किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पहले कैलिक्स ने कवर किया हुआ है, फिर कोरोला ने। तो कोरोला भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है बट इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्टली ये प्रोवाइड करा रहा है। और जैसे पहले बता चुका हूं, क्लोरोफिल कंटेनिंग लीफी यूनिट्स हैं दो इनडायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पर्णहरित मौजूद है। अब कैलिक्स हो गया, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर था, ग्रीन था, ये भी लीफी ही यूनिट है, लीफ के जैसी हैं बट ब्राइट हैं, अट्रैक्टिव हैं, कलरफुल हैं। जैसे लिखा हुआ है कोरोला कंसिस्ट ऑफ मैनी, मैनी से मतलब अब 3 भी हो सकती हैं, 4 भी, जैसे अभी हमने देखा मस्टर्ड के अंदर 4 थे, हाँ जी, पेटल्स 4 थे, तो 3 भी हो सकते हैं, 3 के बंच हो सकते हैं, जैसे लिलिएसी फैमिली के मेंबर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, कोरोला कंसिस्ट ऑफ मैनी, ब्राइट, ब्राइट का मतलब चटकीले रंग की है, चटक है, चमकीली सी है, और अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, एंड कलर्ड है, कलर्ड का मतलब कलरफुल है, रंगीन है, लीफ जैसी ही है, लीफी स्ट्रक्चर्स हैं। तो इसका मतलब इन्हें कहा जाता है पेटल्स, उसको आप समझ गए हैं। पेटल, दैट मीन पेटल इज यूनिट ऑफ कोरोला। तो यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा हुआ था वो आपको समझ आ गया। कोरोला कंसिस्ट ऑफ मैनी ब्राइट, अट्रैक्टिव एंड कलर्ड लीफी स्ट्रक्चर नोन एज पेटल्स, जिन्हें हम पेटल्स कह रहे हैं। दैट मीन पेटल इज यूनिट ऑफ कोरोला। आप कोई पूछे कि कलरफुल होने का कॉज क्या है, तो लिखा हुआ है कॉज ऑफ कलर ऑफ पेटल्स आइवरी व्हाइट टू येलो है। आइवरी व्हाइट थोड़ा हाथी दांत जैसा, या हमारे जो आई बॉल है उसके जो व्हाइट कलर जैसा है, ऑफ व्हाइट कहूं, उसके जैसा सफेद है, उसके जैसा व्हाइट है। और अगर जेंथोफिल का अमाउंट बढ़ता जाता है तो येलो तक हो जाता है। जेंथोफिल का अमाउंट अगर कम है तो आइवरी व्हाइट, अगर ज्यादा है जेंथोफिल का अमाउंट तो येलो हो जाएगा। तो लिखा हुआ ड्यू टू जेंथोफिल्स। जेंथोफिल कोई पूछे कहां लोकेट करते हैं तो आप सब जानते हैं, एक टाइप का प्लास्टिड है जिसे कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में दोनों ही मिलेंगे आपको, जेंथोफिल्स भी और कैरोटीन भी। इन दोनों को एक साथ, जेंथोफिल और कैरोटीन को, जेंथोफिल येलो कलर का है, कैरोटीन जो है वो रेड कलर का है। हाँ जी, इनको मैंने ये भी कोशिश भी यही की है, इनको मैंने कलर यही वही कलर से मैंने यहाँ लिख दिया है, जेंथोफिल येलो कलर से लिख दिया है, कैरोटीन जो है रेड कलर से लिख दिया है। इन दोनों को कंबाइनली कैरोटिनॉइड्स कहा जाता है और दोनों क्रोमोप्लास्ट में मिलते हैं। हाँ जी, प्लास्टिड 3 टाइप्स के हैं, वही क्लोरोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। फिर से रिपीट करता हूँ, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक, और लास्ट ल्यूकोप्लास्ट अवर्णी लवक। जिसके अंदर जो है फूड कंटेंट ल्यूकोप्लास्ट में जो है स्टोर रहता है। ब्लू एंड पर्पल, तो ये सबसे खास है, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से डार्किश रेड भी नजर आ सकता है, ब्लू नजर आ सकता है। अगर आप बीटरूट देखेंगे जिसको बीटा वल्गैरिस कहते हैं, चुकंदर, तो उसमें भी आपको देखने को मिलता है, बीटरूट में भी। तो लिखा हुआ है लोकेटेड इनटू वैक्यूल, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। वो क्रोमोप्लास्ट में मौजूद थे, लेकिन एंथोसाइनिन जो मिलता है वो पेटल्स की वैक्यूल के अंदर भी देखने को मिलता है। या अदर जो पार्ट, अगर लीफ भी पर्पल कलर की हो रही है, ब्लू कलर की, लगभग डार्क पिंक रेड सी हो रही है बहुत ज्यादा, तो उनका कॉज जो है लीफ, अगर लीफ का मतलब हाँ जी वो ग्रीन जो होती है जनरली, तो वो अगर आपको इस तरह की मिलेगी ब्लू, पर्पल या डार्क पिंक, तो उसका कॉज एंथोसाइनिन होगा। तो मुझे लगता है समझ आ रहा है। अब टाइप्स वही 2 टाइप्स आ गए हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा टाइप इनके जो है आपको ओरिजिनल दिखाए जाए, और क्या ओरिजिनल में जो बात आती है वो, तो ये देखिए आप ओरिजिनल, ये लीजिए। तो सोलेनम नाइग्रम, जिसे मकॉय कहा जाता है, चिरमोटी, ये ग्रीन होती है स्टार्टिंग में, उसके बाद धीरे धीरे ऑरेंज, फिर रेड, और फिर ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं फ्रूट। तो सोलेनम नाइग्रम छोटे छोटे से होते हैं, इतने से, इनको टोमेटो जैसे आते हैं, बट टोमेटो का साइज जो है काफी बड़ा होता है, इनका छोटा होता है, तो ये खाए जाते हैं। बंच में आपको दिखाई दे रहे हैं 4, जैसे एक यहाँ से हट चुका है, तो ये है इसके फ्रूट, बेरी फ्रूट है। मेन चीज मेरे लिए ये है,
अगर आप पेटल देखेंगे तो ये यहाँ तक 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक तो सेपरेट है, बट मेन चीज है यहाँ ये फ्यूज है एक दूसरे से, और लगभग जो है इस तरह का ये कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ भी ये कौन जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये फ्री नहीं है, यहाँ तक ये फ्री नहीं है, पूरा ये फ्री नहीं है, ये यहाँ तक ही फ्री है, बाद में जुड़े हुए हैं यहाँ तक। इस जगह से अगर मैं बात करूं तो इस जगह ये जुड़े हुए हैं, तो ये गैमोपेटलस कंडीशन में आता है। गैमोपेटलस का मतलब हो गया अब यहाँ संयुक्त दली। तो सोलेनम नाइग्रम हो गया, इसके अलावा सोलेनम मैलोंजिना मैंने यहाँ लिया हुआ है, जिसको हम ब्रिंजल कहते हैं। इसके अलावा आप डेटूरा स्ट्रोमोनियम यहाँ ले सकते हो, मैं दिखाई चुका था धतूरा। इसके अलावा आप पेटूनिया हाइब्रिडा ले सकते हैं। पेटूनिया हाइब्रिडा को हम पेटूनिया बोलते हैं, पेटूनिया ऑर्नामेंटल प्लांट है। इसके अलावा आप सोलेनेसी का अदर मेंबर ले सकते हैं, सोलेनम ट्यूबरोसम। हाँ, पोटैटो में भी जो है फ्लावर आते हैं। पोटैटो जो है अंडरग्राउंड होता है, स्टेम टिप है और ट्यूबर होता है, बट मेन चीज है यहाँ फ्लावर आते हैं, उनमें सीड बनते हैं, सीड से भी पोटैटो लगा सकते हैं हम। लेकिन जब हम ट्यूबर से लगाते हैं उसकी जर्मिनल आई से, तो जल्दी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ तक समझ आ गया। ये आपका सोलेनम नाइग्रम, ये सोलेनम मैलोंजिना, जिसे ब्रिंजल बैंगन बोलते हैं, एग प्लांट बोलते हैं इसको, साथ साथ ब्रिंजल को एग प्लांट। इसको टर्म को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि अलग से वर्ड हैं, कई बच्चों को तो ये नहीं पता ब्रिंजल के फ्लावर को या ब्रिंजल को जो है हम, हाँ जी, वो लगभग एग जैसे दिखाई देते हैं, गोले गोले से बैंगन, इसलिए उनको ब्रिंजल को एग प्लांट भी कहा जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा है, अब क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ 1 2 3 4 5 है। अब यहाँ तक तो एक दूसरे से सेपरेट है, बट यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ फ्यूज है, पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जो दो पेटल हैं वो कहाँ मर्ज हुए पड़े एक दूसरे से, तो ये मालूम ही नहीं चलता है। तो आपको अच्छा सा स्ट्रक्चर खुला हुआ फ्लावर नजर आ रहा है। अभी व्हाइट कलर का भी दिखाया मैंने, वो सोलेनम नाइग्रम का था, थोड़ा छोटा था, ये बड़ा है। सोलेनम ट्यूबरोसम के भी ऐसे ही फ्लावर आपको व्हाइट भी, अदर कलर के भी आपको देखने को मिल जाएंगे। लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम के येलो देखने को मिलते हैं। टोमेटो है, तो बहुत सारे मैंने एग्जांपल बोले, यहाँ केवल 2 मैंने आपको दिखाए। इनके अलावा अगर मैं बात करूं गैमोपेटलस कंडीशन का कंप्लीट, अब आती है गैमो जो है पॉलीपेटलस कंडीशन। पॉली का मतलब होता है फ्री, और अब यहाँ या मैनी, और पेटल का मतलब जो है वही दल। सीधे सीधे बोलूं, पॉलीपेटलस का मतलब पेटल्स आर सेपरेटेड विद ईच अदर। तो अब यहाँ जो आपको मैंने 2 एग्जांपल लिए हुए हैं, उनके अंदर एक वही ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस लिया हुआ है। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस में भी पेटल्स जो है वो फ्री आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ रोज लिया हुआ है, रोजा इनवॉल्यूकरेटा। तो जैसे कि आपने ये सील कर लिया था, अब आपको ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल अलग है, ये एक अलग हो गया, ये अलग बिल्कुल नजर आ रहा है, गैप यहाँ तक नजर आ रहा है। तो ये चारों 1 2 3 4 ये एक दूसरे से अलग देखने को मिलेंगे पेटल्स। इसके अलावा हम और बात करें तो रोजा इनवॉल्यूकरेटा, इनकी एक एक लीव्स आप अलग देख सकते हैं, इनको आप सेपरेट कर सकते हैं। अभी आपने केशिया फिस्टुला, केशिया शामिया, उनके भी पेटल्स देखे, वो भी एक दूसरे से सेपरेट थे, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ। तो मुझे लगता है यहां तक आपको समझ आ गया है। इसके अलावा हम अगर आगे बात करते हैं, जिसमें हाँ जी, आप गैमोपेटलस कंडीशन हो गए, पेटल्स आर फ्यूज, सोलेनम नाइग्रम, सोलेनम मैलोंजिना, इनके अलावा सोलेनम आप ट्यूबरोसम भी लिख सकते हैं, पोटैटो, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम लिख सकते हैं आप, टोमेटो, इनके अलावा आप डेटूरा स्ट्रेमोनियम लिख सकते हैं यहाँ, इसके अलावा पेटूनिया हाइब्रिडा। तो काफी सारे एग्जांपल मैंने और मेंशन कर दिए। पॉलीपेटेली के अंदर आप पेटल्स आर सेपरेटेड विद ईच अदर, यहाँ 2 लिखे हुए हैं, 2 मैंने और मेंशन कर दिए। केशिया फिस्टुला, केशिया शामिया, यहाँ भी आ जाएंगे एग्जांपल। ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस, रोजा इनवॉल्यूकरेटा, रोज है। कोई पूछे कोरोला का मेन फंक्शन क्या है, तो आप सभी को पता है कि कलरफुल है, उनके अंदर कैरोटीनॉइड्स हैं, जेंथोफिल है, एंथोसाइनिन है। होते कहाँ हैं वो आपको पता लग गया। जो जेंथोफिल हैं और कैरोटीन, उनको कैरोटीनॉइड्स कहा जाता है, जो क्रोमोप्लास्ट के अंदर मौजूद हैं, हाँ जी, वर्णी लवक में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन जो ब्लू और पर्पल कलर का या डार्क पिंक कलर के जो पिगमेंट्स थे, वो वैक्यूल के अंदर या रिक्तिका में मौजूद होते हैं। कोई पूछे रोल क्या है इनका कोरोला का, तो हेल्पफुल इन एंटोमोफिली, जो हाँ जी, एंटोमोफिली का मतलब अब ई से स्पेल स्टार्ट, इसको आप ई
गलती से लिख दिया है एक, कोई बात नहीं, इसको आप सही कर लेना। एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड ऑर्निथोफिली बर्ड पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। देखो हेल्पफुल इन एंटोमोफिली इंसेक्ट पॉलिनेशन या ऑर्निथोफिली बर्ड पॉलिनेशन ड्यू टू ब्राइट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल प्रॉपर्टीज। बाकी सेकंड मैंने बता ही दिया था। कैलिक्स डायरेक्टली जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है कवर करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, बट स्टेट में ये इनडायरेक्टली कवर करके रखते हैं। तो इनडायरेक्टली प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू रिप्रोडक्टिव वॉल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट मीन एंडोशियम एंड गायनोशियम इन बर्ड स्टेट। तो यहां तक मुझे लगता है समझ आ गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो पेरियंथ है। पेरियंथ, अब कई बार क्या होता है कि कोरोला और कैलिक्स कोरोला में कलर डिफरेंशिएशन के साथ साथ वहां शेप और साइज में भी डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। हाँ जी, वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। अब तीनों चीजों में, कलर में भी, शेप में भी, साइज में भी, या मैं कहूं दोनों चीजों में, कलर में भी और फॉर्म में भी, ओरिएंटेशन में उनकी एक जैसी है, कलर भी एक जैसा है। तो अब यहां उनको नाम दे दिया जाता है पूरे वर्ल्ड को पेरियंथ, परिदल पुंज। पेरियंथ स्पेल है PERIANTH, पेरियंथ परिदल पुंज। और एक जो एक उनमें यूनिट जो आ रही है, पेटल हो अब या सेपल हो, हम उसको ना पेटल बोलेंगे ना सेपल, अब बोलेंगे टेपल। तो जैसे लिखा हुआ है whenever no clear differentiation seen in color and form, फॉर्म का मतलब वही ओरिएंटेशन या कॉन्फिगर्ड, वही शेप या साइज। तो कलर, शेप, साइज, उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, कोरोला और कैलिक्स के बीच। दिस एंटायर वॉल नोन एज दिस इज रेफर्ड एज पेरियंथ, इसको पेरियंथ कहेंगे। एंड यूनिट ऑफ पेरियंथ नोन एज टेपल। टेपल का मतलब परिदल, एक यूनिट हो गई परिदल, और पूरा जो यूनिट इसका बंच था, जो गुच्छा था, वो हो गया परिदल पुंज। इसके अंदर मेंबर आ जाते हैं मोनोक्लेमाइडी के। मोनोक्लेमाइडी की जितने भी मैंने यहाँ एग्जांपल लिखे हुए हैं वो लिलिएसी फैमिली के मेंबर है। हाँ जी, ये जितने भी लिखे हुए हैं लिलिएसी फैमिली के मेंबर हैं। एक बार मैं इनको आपको डायग्रामेटिक सीन करवा देता हूँ, जैसे कि आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी जानते हैं लिलिएसी के 3 मेंबर आपने पहले भी किए बल्ब के अंदर, और हाँ जी 4 के 4 आप कर चुके हैं सीधे सीधे बोलूं तो बल्ब में, जिसमें आपने 2 एग्जांपल किए ट्यूनिकेटेड बल्ब में, जिसके अंदर आपने एलियम सेपा के बहुत सारे फ्लावर नजर आ रहे हैं। यहाँ परफेक्टली जो है एक सिंगल फ्लावर जो है नजर नहीं आ रहा, बट आगे आपको एक ही फ्लावर देखने को मिल जाएगा, और सेम ऐसे ही मिलते हैं। ये पूरा इन्फ्लोरेसेंस से अम्बेल नाम दिया गया, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस। ये एलियम सेपा है, अनियन के फ्लावर हैं। आपको आसपास अपने अगर आप खेतों में देखेंगे हाँ जी, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे मैं बात करता हूँ, ये एलियम सटाइवम है। हाँ जी, वो एलियम सेपा हो गया। ये एलियम सटाइवम है जिसे गार्लिक कहा जाता है। अब ये स्केली बल्ब का भी एग्जांपल था, जिसे इम्ब्रिकेटेड बल्ब कह रहे थे। तो वहां हमको बल्ब देखने को मिलते हैं। यहाँ अब हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट के बारे में बात नहीं कर रहे। तो ये भी इन्फ्लोरेसेंस है, वही इनको भी अम्बेल टाइप नाम दिया गया, अम्बेल इन्फ्लोरेसेंस है, रेसिमोस का एक टाइप है। अब एक सिंगल फ्लावर को देख लें आप, एस्पोडिलस टैनिफोलियस, सेम एक फ्लावर को अगर मैं निकालूं, यहाँ एक फ्लावर को निकालूं तो सेम ऐसा ही नजर आने वाला है जैसा अब ये है। तो हाँ जी, अब ये भी एक फ्लावर अब यहाँ नजर आ रहा है, एस्पोडिलस टैनिफोलियस, जिसे अनियन वीड कहा जाता है। तो मैंने ये एग्जांपल भी आपको वहां बता दिया था, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये भी ट्यूनिकेटेड बल्ब के अंदर नजर आ जाएगा। तो आप देखें, आप 1 2 3 ये इनर है, 1 2 3 ये पेटल की तरह मान लें हम, और ये सेपल की तरह मान लें। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ना तो कलर चेंज है, ये भी व्हाइट है, ये भी व्हाइट है, और ना शेप चेंज है, ये जितना बड़ा है ये भी उतने ही बड़े हैं। तो 3 है, वो बाहर वाले आउटर वाले वो भी उतने ही बड़े हैं। तो ना अब यहाँ पेटल है ना सेपल है, इनको टेपल कहा जाता है। 3 जो है इनर है और 3 आउटर यूनिट है। तो ये आपको पूरा का पूरा जो बल्ब बना इसे कहा जाता है पेरियंथ। अब यहाँ आप गौर से देख लें, यहाँ इस जगह आप देखेंगे तो ये ओवेरी हो गई, ये स्टाइल हो गई, ये स्टिग्मा हो गई। स्टिग्मा पे छोटे छोटे 3 लोब हैं, ट्राइफिड स्टिग्मा होती है।
और ट्राई कार्पेलरी ओवेरी है। इसके अलावा यहाँ आपको 6 जो है स्टेमन देखने को मिलेंगे। गौर से देखें आप, 1 2 3 4 और 5। एक ये उठ रहा है यहीं, एक यहीं से उठ रहा है और यहाँ की तरफ इसका एक जो एंथर लोब था वो ये नजर आ रहा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है और मुझे पता है बहुत अच्छे से एस्पोडिलस टैनिफोलियस का जो फ्लावर है उससे आपको एलियम सेपा और एलियम सटाइवम भी अच्छे से समझ आ गए हैं। इसके अलावा मैं अब लिली का फ्लावर दिखाता हूँ। वो बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत मजेदार है, ऑरेंज कलर का है, ऑरेंज लिली भी कहा जाता है, लिलियम बल्बिफेरम। तो अब ये भी आप एग्जांपल पढ़ चुके हैं, आपने बल्बिल के अंदर भी एग्जांपल पढ़ लिया और आपने इसको स्केली बल्ब में भी एग्जांपल पढ़ लिया। तो ये है लिलियम बल्बिफेरम। जैसे अब आपको इसमें और क्लियर दिखाई दे रहा है, ये 3 1 2 और ये 3 ये इनर है। अब इनको पेटल की तरह मान ले, 1 2 3 इनको सेपल की तरह मान ले। लेकिन अब देखेंगे आप, ना तो कलर चेंज है दोनों का, ना ही इन दोनों का जो है शेप साइज कोई डिफर है जो है। अब इनको टेपल कह देते हैं और पूरा का पूरा जो वॉल है उसे हम कह देते हैं पेरियंथ। और वही सेम चीजें मौजूद है। अब आपको ग्रीन सी येलो सी नजर आ रही है, ओवेरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है। और ये 3 एंड जो है स्टेमन इस साइड है, 3 स्टेमन इस साइड है। तो जो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिखे हुए थे, चारों लिलिएसी फैमिली के लिए हुए थे और मोनोक्लेमाइडी सीरीज के। मोनोक्लेमाइडी बेंथम और हुकर ने 3 सीरीज बनाई है। हाँ जी, डाइकोटिलीडन्स जो है जिनको हम द्विबीजपत्री कहते हैं, डाइकोटिलीडनी को 3 सीरीज के अंदर डिवाइड किया 3 श्रेणियों में। तो आरबीएससी वालों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा क्योंकि बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन वो पढ़ चुके हैं। सीबीएसई वालों को भी समझ आ जाएगा। डाइकोटिलीडनी की 3 सीरीज हैं जिनमें पॉलीपेटली जहां पेटल्स फ्री होते हैं एक दूसरे से, एक है गैमोपेटली जहां पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, एक है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी के अंदर ना तो पेटल्स और ना सेपल, क्योंकि उनमें ना कलर का डिफरेंशिएशन है और ना ही जो है शेप साइज का, तो वहां पेरियंथ मौजूद होते हैं। मैं सीधे सीधे कहूं, ना वहां कैलिक्स है ना कोरोला। तो यहां तक आपको समझ आ गया है। 2 छोटे छोटे से पोर्शन हैं, उनकी हम यहाँ जो है स्टडी ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आगे दोनों ही आने वाले हैं। हाँ जी, एंडोवेशियम गायनोवेशियम। तो एंडोवेशियम उमंग हो गया, गायनोवेशियम जायंग हो गया। तो कोई पूछे कि क्या है एंडोवेशियम? इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो आवृतबीजी पादप हैं उनमें एंडोवेशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। तो मेल लगा देना, यहाँ मेल का साइन है नहीं, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स रिजेंबल विद माइक्रोस्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्मी। अब मत पूछना माइक्रोस्पोरोफिल क्या है, बार बार बता चुका हूं। हाँ जी, लघु बीजाणु पर्ण है जिसमें आपको लघु बीजाणु धानियां मिलेंगी। ऐसा कौन के अंदर देखने को मिलता है, मेल कौन में, और वो केवल जिम्नोस्पर्मी के अंदर ही देखने को मिलता है, जिम्नोस्पर्म में। सिंगल यूनिट को कह रहे हैं हम स्टेमन, और मैं कह सकता हूं कुछ इस तरह से, स्टेमन इज यूनिट ऑफ एंडोएशियम। अब इसी डेफिनेशन से आप गायनोएशियम की बना ले, बहुत इजी डेफिनेशन है। इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो आवृतबीजी पादप हैं उनमें गायनोएशियम कंसिस्ट ऑफ मेनी फीमेल लगा दे, बस यहाँ जरा सा डिफरेंस है। फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स gives resemble with मेगास्पोरोफिल्स ऑफ जिम्नोस्पर्मी। अब की बार मेगास्पोरोफिल्स हैं। हाँ जी, जो जिम्नोस्पर्मी के अंदर जो फीमेल कौन आते हैं उनमें मेगास्पोरोफिल गुरु बीजाणु पर्ण मौजूद होती है और मेगास्पोरोफिल के अंदर मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल मौजूद होते हैं। जैसा भी आपने यहाँ भी देखा कि पिस्टिल के अंदर ओवेरी में ओव्यूल या मेगास्पोरेंजियम मौजूद था। तो यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट आरबीएससी जो 12th क्लास है। तो ये स्ट्रक्चर जो है अच्छे से इसको लर्न कर लेना, बाकी जो है आपको आगे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आनी है। तो आज के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।